गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग पब्लिक। क्या हाल है, कैसी है पब्लिक? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नाम पढ़ने में नहीं आ रहा, तेज चैट चलती है। अरिंदम गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आदित्य गुड मॉर्निंग। शिवान गुड मॉर्निंग। स्पोर्ट्स गुड मॉर्निंग। वत्सल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आदित्य। गुड मॉर्निंग भारत। लकी गुड मॉर्निंग। स्मृति इमॉर्टल गॉड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब पर बहुत बढ़िया बढ़िया नाम देखने को मिलते हैं। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? आयुष, अंकित शर्मा, ध्रुव, सयान, रेहान गुड मॉर्निंग। आयुष्मान, अंशुमन, सागर, नंदनी, प्रणित, इंसाफ गुड मॉर्निंग। सोल्जर गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। उत्पल गुड मॉर्निंग। बहुत सारे बच्चे, जितने भी लोगों के नाम मैंने लिए सबको गुड मॉर्निंग, जिनके नहीं लिए उनको भी गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से पहली क्लास तुम लोग कर चुके हो, मजेदार फर्स्ट क्लास हो चुकी है। फिजिक्स की पहली क्लास थी तुम्हारी, और अब जो है ये केमिस्ट्री की क्लास है। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम फैसल रजाक है और मैं पिछले ऑलमोस्ट 24 सालों से बच्चों को इस एग्जाम के लिए तैयार कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्जाम पिछले कई सालों से अपने रूप रंग को बदल चुका है ना। कई सालों से इसका रंग बदलता चला जा रहा है, और इस टाइम पर ये जिस रूप में है वो रूप काफी हद तक साफ रूप दिखाई देता है। यानी ये जो अब का रूप है जेई के एग्जाम का, वो बहुत क्लियर है और बहुत समझो सब बहुत 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 ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। यानी इसमें अब बेमानियां नहीं है। इसमें अब ऐसा नहीं हो रहा है कि अरे यार ये क्या होता है सर, इतना मुश्किल सवाल, ये इस टॉपिक से कैसे आ गया, या फिर ये इस तरह से कैसे पूछ लिया गया। अब ये बहुत ट्रांसपेरेंट एग्जाम दिखाई देता है, जिसमें काफी हद तक चीजें प्रिडिक्टेबल होती हैं। काफी हद तक चीजों को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, चाहे वो एडवांस लेवल का पेपर हो, चाहे वो मेंस लेवल का पेपर हो। काफी हद तक चीजों को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो मेरा अपना खुद का मानना यही है कि ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम में थोड़ी सी भी अगर समझदारी से काम किया जाए तो इस एग्जाम को आसानी से निकाला जा सकता है। हाँ, ये जरूर है, तुम में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा सैड होंगे, या फिर अब उसका कुछ भी रीजन होगा। तुम में से कुछ बच्चे जो अब ये सोच रहे हैं कि भाई अब मुझे ड्रॉप लेना है, तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, कुछ कमियों की वजह से ही हुआ है ऐसा। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कर नहीं सकते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम जो है जेई का एग्जाम अच्छा निकाल नहीं सकते थे, जेई मेंस के पेपर में, एडवांस के पेपर में अच्छी रैंक नहीं ला सकते थे, या परसेंटाइल नहीं ला सकते थे। लेकिन कहीं कुछ कमियां रही होंगी जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये गड़बड़ हुई। तो अगर मैं उन कमियों के बारे में बात करूं, तो वो कमियां तुम मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हो, तुम ज्यादा अच्छी तरह से इस बात को समझते हो कि वो कमियां क्या रही जिसकी वजह से आपको अब दोबारा ये काम करना पड़ रहा है। तो मैं सबसे पहले, जो कि मुझे पता है और मैं चैट में तुम लोगों से इस बारे में बात भी करूंगा, तुम मुझे जल्दी से ये बता दो, बहुत सारे बच्चे जो यहां पर इस टाइम क्लास में प्रेजेंट हैं, वो बहुत सारे बच्चे जो अब ये ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, क्या वाकई में ये रीजन जो तुम्हारे अच्छी रैंक ना आई या फिर अच्छी परसेंटाइल ना आई, उसका जो मेन रीजन है, क्या तुम्हें नहीं लगता वो तुम्हारी खुद की कम पढ़ाई थी? आपने खुद कम पढ़ाई की थी जिसकी वजह से ये दिक्कत देखने को मिली। एक पानी की बॉटल गर्म, जिसकी वजह से ये दिक्कत देखने को मिली। यानी ओवरऑल जो रीजन है ना, वो रीजन तुम्हें पता है। यानी सारे बच्चे इस बात को एग्री करेंगे कि सर कुछ कमियां रही थी, सर सही से पढ़ाई नहीं कर पाए, है ना, कुछ कुछ सही से गाइडेंस नहीं मिल पाई, या सही से पढ़ाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारा परसेंटाइल बहुत अच्छा नहीं आया। और मेरे ख्याल से तुम में से बहुत सारे बच्चे जो है, ये देखिए लाइन से बच्चे यस भी लिख रहे हैं। हाँ, ये भी है कि सर मैंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया। हाँ, उन बच्चों के लिए तो मैं एक ही बात बोलूंगा भाई, हार्ड लक, है ना। उन बच्चों से एक ही बात बोलूंगा, हार्ड लक, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर बहुत अच्छी मेहनत की जाए तो रिजल्ट अच्छा आता है। तो अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो शायद तुम भी उसी कैटेगरी में हो कि तुमने कहीं ना कहीं कुछ कमी की है, तुम्हारी डायरेक्शन, तुम्हारी सोच, तुम्हें गाइडेंस सही नहीं मिली, जिसकी वजह से तुम्हारे नंबर अच्छे निकल के नहीं आए। तो अगर ऐसे बच्चे भी हैं तो उन बच्चों से भी यही बोलूंगा कि एक ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपने लग के कोशिश की, इस बार तमीज से तैयारी की, तो इस बार एक बढ़िया रिजल्ट जो है वो लाया जा सकता है। तो जितने भी बच्चे हैं उन सब लोगों से एक ही बात बोलूंगा, और तुम्हें अभी आज भी फिजिक्स की क्लास में भी सर ने कई चीजें समझाई होंगी, क्या करना चाहिए, क्या कमियां रह गई, क्यों हो गया, क्या हो गया। तो ये जो कमियां या जिस वजह से भी ये परेशानी थी, अगर मैं इस बात को बताऊं तो एक ही बात बोलूंगा यार, जो हुआ सो हुआ। एक जम के कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अभी वो कोशिश हुई ही नहीं थी।
और अगर वो कोशिश हुई ही नहीं थी तो ऐसे में फिर रिजल्ट अच्छा आया या खराब आया, या मैं आईआईटी जाने लायक हूं या ना हूं, मुझे नहीं लगता कि कुछ इससे कोई लेना देना था। कि अगर आपने इस बार मेहनत की ही नहीं थी तो फिर रिजल्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है सर, जो हुआ सो हुआ, जैसा किया वैसे मिल गया। इसमें ऐसा नहीं कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आईआईटी जा नहीं सकता। सर मैंने एक्चुअली उतनी मेहनत नहीं की थी जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट नहीं मिला। हाँ, इस बार मैं कोशिश करूंगा, मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, बिकॉज ये किया जा सकता है। ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है सर। 11वीं 12वीं का सिलेबस होता है, 11वीं 12वीं के सिलेबस को अगर एक साल पढ़ा जाए तो किया जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो मैं तुम सब लोगों को एक ही बात बोलूंगा कि तुम ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास में भी तुम्हें मोटिवेट किया गया होगा, फर्स्ट क्लास में भी तुम्हें सर ने समझाया होगा, तो मैं बहुत ज्यादा इस बात पे तो नहीं जाऊंगा और ना ही समझाने की बात पे बहुत ज्यादा टाइम लगाऊंगा। बट तुमको एक ही बात बोलूंगा कि कोशिश करने से ही मिलेगा। आप समझ लीजिए, अगर कोशिश में कमी थी तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर आपने इस बार भी वो कमी छोड़ दी तो रिजल्ट फिर से वैसा ही आएगा जैसा आप झेल चुके हैं। तो मैं तुम सब लोगों से एक ही बात बोलूंगा, इस आईआईटी के एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाने के लिए सबसे ज्यादा एक बच्चे के अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और दूसरी चीज, उसको नेगेटिव बातों से दूर रहना चाहिए। ये एक बहुत यूनिक सा फीचर है जो जनरली, बाकी तो यार ऑब्वियसली सर पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं, पढ़ाई तो करनी चाहिए सर। रूटीन कैसा होना चाहिए? अच्छा रूटीन होना चाहिए, टाइम टेबल अच्छा होना चाहिए, शेड्यूल अच्छा बना होना चाहिए, डेली इतने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। सर ये सब तो है ही। ये तो तुम लोगों को क्या मोटिवेट करूंगा मैं? तुम आज पहली क्लास में आए हो, मुझसे ज्यादा मोटिवेटेड तो तुम होगे, तुम्हें बल्कि हमें मोटिवेट करना चाहिए। आप समझ बात को? तो फर्स्ट क्लास में भी जिस बच्चे को मोटिवेशन की जरूरत है, मुझे तो लगता है मामला गड़बड़ है भाई। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इस बात को समझने की कोशिश करना। अगर किसी को पहली क्लास में मोटिवेट करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही। तो अगर फर्स्ट क्लास में भी आपको मोटिवेट करना पड़ रहा है, फर्स्ट क्लास में भी अगर आपको मोटिवेट करना पड़ रहा है, तो आप जो है गड़बड़ कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपका डिटर्मिनेशन। जो आदमी इस गोल के लिए डिटर्मिन होगा वो जरूर सेलेक्ट होगा, और जो आदमी इस गोल के लिए डिटर्मिन नहीं है उसके सिलेक्शन की उम्मीद कम होगी। इसलिए मैं तुम सब लोगों से एक ही बात बोलूंगा, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ तैयारी करना है इस बार, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ। और इसमें यह मत देखना कि कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, ये तो अप्स एंड डाउन, ये तो एक रास्ता, एक पूरा शेड्यूल चलेगा ही चलेगा यार। कभी अच्छा, कभी खराब, कभी बहुत खराब, कभी बहुत खराब, कभी बहुत ज्यादा खराब। समझ रहे बात को? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिटर्मिनेशन से आप जो है अपने गोल से हट जाएं। यार दुनिया भर की चीजें मैंने बहुत बार, एक आध बार तो यूट्यूब पर भी बच्चों को इस बारे में बोला है। यार बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम भी मैं ले सकता हूं, उनके घर में इतनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज हो गई, लेकिन वो बेचारे देश के लिए खेलने के लिए खड़े हुए थे। आप समझ रहे हैं? सचिन तेंदुलकर की बात कर लीजिए, विराट साहब की बात कर लीजिए, ये सब वो बड़े बड़े नाम हैं जिनके घर में जो है किसी की डेड बॉडी पड़ी है, समझ रहे, बहुत क्लोज रिलेटिव की डेड बॉडी पड़ी है, और वो बेचारे वहां देश के लिए खेलने के लिए करें। क्यों? क्योंकि कहा गया डिटर्मिनेशन है। उनसे ये उम्मीद की गई है कि भाई देश का नाम रोशन करना है, आप नहीं खेलेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो यार इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और अगर इतना डिटर्मिनेशन है तो ये किया जा सकता, ये किया जा सकता है। तो आपको सबसे पहले तो इस बात को एकदम क्लियर करना है कि कोई तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता यार। आप इस चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा सर हम मरे हुए हैं सर, मोटिवेट कर दीजिए। अबे तो जिसको दूसरे से मोटिवेशन चाहिए वो उसका रिजल्ट कैसे आ सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये सब दिमाग से निकाल दो कि सर हमें मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेट तुम्हें खुद होना पड़ेगा, और वो सिर्फ कंसिस्टेंसी से आता है। अगर आप कंसिस्टेंट है तो आप मोटिवेटेड है। अगर आपने कंसिस्टेंसी छोड़ दी तो आप समझ लीजिए आपका मोटिवेशन चला जाएगा। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। रिपीटर बैच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये कोई 11th का बैच होता, कोई 12th का बैच होता, तो उन बच्चों से यही कहता, थोड़ा सा करते, थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को बढ़ाते, है ना, थोड़ी सी और कोशिश बढ़ाते। लेकिन तुमसे मैं एक ही बात बोलूंगा, ये करते थोड़ा बोला का टाइम नहीं है। अब तुम्हें पूरा अभी से शुरू करना पड़ेगा। यानी आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप उस प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे नहीं बढ़ते तो रिजल्ट लाना मुश्किल लगता है। तो इसलिए आपकी कंसिस्टेंसी ही आपका मोटिवेशन है। इस बात को कहीं बड़ा बड़ा अपने कागज में, सफेद कागज में लिखकर अपनी पढ़ाई की जगह सामने चिपका दो। कोई मुझे मोटिवेट नहीं कर सकता। इतने लोग मुझे मोटिवेट कर चुके हैं सालों से, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाया। इसका मतलब यह हुआ सर मुझे दूसरों के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मेरी कंसिस्टेंसी मुझे मोटिवेट करेगी। जब मैं रात में सो रहा हूंगा उस टाइम पर अंदर से आवाज आएगी, ठीक कर रहा है यार, आज तूने कोशिश की, आज तूने कई दिनों बाद जो है 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई की है, आज तुझे कुछ कुछ सवाल समझ में आए हैं, 2-4 बातें तू करके आया है, 2-4 सवालों के जवाब दिए हैं तूने, इसका मतलब है सर कुछ ठीक चल रहा है। ये अंदर से ये जो चल रहा है ना, यही तुम्हें मोटिवेट करेगा। नेक्स्ट डे तुम्हें लगेगा थोड़ा सा और करूंगा, थोड़ा सा और करूंगा। लेकिन अगर तुमने पढ़ाई 2-4 दिन करनी बंद कर दी, उस टाइम पर तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक करेगी, और अंदर से क्या आवाज आएगी, अरे यार वो बैकलॉग होने लगा, वो वहां बैंड बजने लगी, उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा हूं, डीपीपी समझ में नहीं आ रही है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं समझ में नहीं आता, वो सर जो आप पढ़ा रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा,
क्योंकि मेरी 4 क्लासेस मिस हो चुकी हैं। जहां तुमने कंसिस्टेंसी छोड़ी वहीं तुम डिमोटिवेटेड। और ये बात तुम समझो, मैं जो तुमको बोल रहा हूं, ये बात मुझे बहुत दिनों बाद समझ में आई है। मुझे ऐसा लगता था कि बच्चों को मोटिवेट किया जाना चाहिए, बच्चों को खूब मोटिवेट करना चाहिए, बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं शुरू में ये सब हरकतें बहुत करता था, लेकिन मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया कि यार जिस बच्चे ने मेरी इन बातों को सुनकर पहले बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के अपने आप को ये दिखाया कि सर मैंने आपकी बात समझ ली है सर, अब देखिए सर मैं बैंड बजा दूंगा दुनिया की, वही बच्चा मुझे 4 दिन बाद फिर से फुस नजर आता है। वो 4 दिन बाद फिर से मुझे ऐसे नजर आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो वही मस्ती यारी, कुछ कुछ दोस्ती, कुछ कुछ पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, अपने आप को मरा हुआ बर्बाद पाता है। क्यों? क्योंकि सर वो डिमोटिवेटेड है। अरे तो अभी तो 4 दिन पहले उसको मोटिवेट किया था, अब फिर 4 दिन बाद उसको मोटिवेट किया जाए। अरे वो कंसिस्टेंट ही नहीं है। अगर उसके अंदर कंसिस्टेंसी ही नहीं है तो वो मोटिवेटेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी बंदा तुम्हें लगातार हमेशा मोटिवेट नहीं कर सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए भाई सब लोग जो है इस चीज का ध्यान रखेंगे। आपको डिटर्मिनेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है, रिजल्ट कुछ भी आए। और यह बात तो मैं हमेशा ही बोलता हूं और मैं इस बात पर हमेशा टिका रहता हूं। मुझको कई लोगों ने बोला भी है कि बच्चों से इस तरह की बात करना ठीक नहीं है कि अगर रिजल्ट ना भी आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे उनको तो यह बोलना चाहिए रिजल्ट ना आया तो क्या होगा, डरो घबराओ। मैं तो उनसे हमेशा एक ही बात बोलता हूं, तुमने अपनी तरफ से कोशिश कर ली है, रिजल्ट आया बहुत बढ़िया, ना आया तो भी किसी को अफसोस नहीं है, क्योंकि तुमने कोशिश की थी। और यह चीज सब लोगों ने देखी है कि तुमने कोशिश की थी, कोई बात नहीं रिजल्ट नहीं आया, तुमने कोशिश की, तुम्हें कोशिश करने की आदत है, तुम कुछ और कर लेना, क्योंकि कहीं भी कोशिश करोगे तुम्हें रिजल्ट मिलने लगेगा। तो इसलिए मस्त रह के तैयारी करो। अब तक किसी भी तरह से कुछ भी वजह से तुम अगर सैड थे या जो भी था, आप उसको दिमाग से निकालें। सबसे पहली बात, आप उस बात को दिमाग से निकालें, थोड़ी सी कोशिश करें, कोशिश करने के बाद आगे बढ़ें। इसलिए सब लोग सबसे पहले एक प्रॉमिस करें कि सर ऐसा है, अब किसी तरह की कोई सैडनेस नहीं है, हमने कुछ कमियां रखी थी जिसकी वजह से हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, हम कोशिश करेंगे इस बार वो कमियां ना रहें ताकि एक अच्छा रिजल्ट लाया जा सके। अब सब लोग इस बात को प्रॉमिस करें कि सर हमें बार बार मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने शेड्यूल को इस तरह से मैनेज करेंगे कि हम हर दिन मोटिवेटेड उठेंगे। सर हम हर दिन सोने से पहले अपने आप को मोटिवेट कर देंगे कि अच्छा कर रहा है, और कर और कर और कर। आप देखिएगा सर मुझे किसी और के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, रिजल्ट ला के दिखाऊंगा सर। तो सब लोग भाई प्रॉमिस करें भाई। हम लोग अब देखो आज क्योंकि पहली क्लास है, पहली क्लास भी है, यूट्यूब पर है पहली क्लास, तो ऐसे में मैं तो तुमको यही बात बोलूंगा कि भाई थोड़ा सा जोर लगाया जाए, है ना, थोड़ी सी कोशिश की जाए। एक बेहतरीन रिजल्ट लाने में कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे बच्चों के तुम देख रहे हो इधर लाइन से कई सारे बच्चे मुलाकात करने आ रहे हैं, ये रिजल्ट वो रिजल्ट, यार किया जा सकता है भाई, सब नॉर्मल बच्चे। तो ये सारे बच्चे जो है ये प्रॉमिस जो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉमिस याद भी रखना है। आप समझ रहे बात को? वो प्रॉमिस याद भी रखना है, ठीक है ना? तो चलिए हम अब थोड़ा सा सब्जेक्ट को लेके बात करते हैं। बाकी क्योंकि तुम्हें मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशन के उसमें नहीं हूं, इसलिए क्योंकि मुझे हर बार ये लगता है कि यार बताओ पहली क्लास है, अगर आज ही मोटिवेशन तुम्हें चाहिए तो फिर मुझे ना थोड़ा सा ऑड लगता है। मतलब मुझे लगता है यार ये मामला गड़बड़ है यार, ये ऐसे तो ये लोग जान खा जाएंगे और ऐसे तो ये शायद तरक्की भी नहीं कर पाएंगे। अगर वो अभी से ही सोच के बैठे हैं कि भाई मुझे पहली क्लास में ही सर आप मोटिवेट कर दीजिए सर, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, तो यार तुम्हारा तो सीन ही समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे सब लोग ये बता दें, क्या सब लोग इस टाइम पूरे जोशो खरोश के साथ बैठे हैं? क्या सब लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है ऐसी की तैसी जो हुआ सो हुआ, अब वो कमियां दूर करनी है और रिजल्ट लाना है? क्योंकि अगर अभी भी मरे पड़े पड़े रहोगे, सर हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा कुछ हुआ ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम क्या करें ये वो करके, हम तो ड्रॉपर बन गए, तो यार गड़बड़। तो इसलिए आप सब लोग बिल्कुल जोशो खरोश के साथ जो है तैयारी में लग जाएंगे। बाकी फिजिक्स में भी सर ने तुम्हें बहुत समझाया होगा, अभी आगे भी मैथ्स की क्लास होगी, वो भी सर तुम्हें समझाएंगे ही समझाएंगे। तो मैं अननेसरी बहुत ज्यादा इस मोटिवेशन में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें अपनी तरफ से दो ही बात बोलना चाह रहा था। एक है डिटर्मिनेशन, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एक और एग्जाम्पल था बहुत पहले, मैंने यूट्यूब पर भी दिया है। अनिल कुंबले साहब के वेस्ट इंडीज के साथ कोई मैच था, बॉल वॉल लग गई थी, क्या हो गया था, उनका जबड़ा जो है वो टूट गया था, ऐसे समझ रहे। लेकिन उसकी, क्योंकि वो बॉलर तगड़ा था, उसकी जरूरत थी, वो बेचारा उस टूटे जबड़े के साथ पट्टी शट्टी बांधकर वो बॉलिंग कर रहा था, मैच खेल रहा था उसकी, समझिए। और ये डिटर्मिनेशन है, ये डिटर्मिनेशन है। मतलब हम ये नहीं कहते तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, बट ये डिटर्मिनेशन है कि भाई ये जो जबड़ा टूटना है हमारे लिए, वो क्या हमारे लिए हमारा खराब रिजल्ट हो रहा होगा सर, हमारे कुछ टेस्ट में मार्क्स खराब आ रहे होंगे सर, हम चीजों से हमारा कुछ बैकलॉग चल रहा होगा, हमें चीजें कुछ कम समझ में आ रही होंगी, यही हो सकती है हमारे सामने आने वाली परेशानियां। लेकिन अगर इन परेशानियों से डर कर चुप गए,
नहीं पढ़ेंगे, हमसे नहीं होगा, तो फिर क्या फायदा यार। अगर इन परेशानियों से भी लड़ाई आपने कर ली, क्योंकि ये आएंगी परेशानियां, तो इन परेशानियों से भी अगर आपने लड़ाई कर ली तो आप समझ लीजिएगा आपने दुनिया जीत लिया, आपने जग जीत लिया, क्योंकि यही सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। तो इसलिए अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे इस पूरी तैयारी में। आप बहुत बुरी तरह से गिरेंगे इस तैयारी में, शुरू में बिल्कुल होगा ऐसा, बीच बीच में आप लड़खड़ाएंगे, बिल्कुल होगा। कई बार आपको ऐसा लगेगा यार क्या चक्कर है यार, ये इतना तेज चल रहा है, इतना काम दिया जा रहा है, कैसे करूंगा, क्या करूंगा यार। लेकिन दूसरा रास्ता नहीं है ना यार। दूसरा रास्ता तो यही बचता है कि नहीं करूंगा। और अगर तुम आज ही एक सोच रहे हो कि सर एक और रास्ता है, सर जब इतनी परेशानी आएगी तो मैं नहीं करूंगा, सर इतनी परेशानी नहीं झेल पाऊंगा, तो तुम आज ही बिल्कुल तैयारी मत करना, टीवी बंद करो, जाओ यहां से, क्योंकि तुम्हारी यहां कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि जो बच्चा आज ही ये बात सोच रहा है कि यार जब ज्यादा दिक्कत हो जाएगी तो छोड़ देंगे ऐसे, अरे यार ऑप्शन ही नहीं है। जब ऑप्शन ही नहीं है तो फिर बात खत्म हो गई। हाँ ये जरूर है सर, अगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा, अगर रिजल्ट नहीं आया तो ऐसी तैसी सर, हमारे मतलब का ही नहीं है, हम कुछ और कर लेंगे सर। 36 काम है दुनिया में करने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए सर, आईआईटीएन बनना कोई जरूरी नहीं होता। हाँ मैं अपनी तरफ से कोशिश जरूर करूंगा सर, ताकि लाइफ में मुझे यह अफसोस ना रहे कि यार बिना कोशिश किए नहीं कर सकता, नहीं कर सकता कहता रह गया। क्योंकि जिसको यह कहने की आदत पड़ जाएगी ना, वो और भी बहुत कुछ लाइफ में नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भाई मेरा सजेशन है, कोशिश करते हैं, एक बार लगते हैं, तैयारी करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो जल्दी से बता दो भाई, तैयार हो तुम लोग, मेहनत करने के लिए तैयार हो? क्या सारे बच्चे मेहनत करने के लिए तैयार? हाँ पढ़ाई शुरू करेंगे भाई अब। तुम बहुत तुमने अब वही मैं तुमको भी बोलना भी चाह रहा था कि मैं कुछ एज सच बहुत मोटिवेट करना या मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि तुम्हें, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि अगर जिस बच्चे को पहली क्लास में मोटिवेट करना पड़ जाए तो मामला गड़बड़ है। तो इसलिए कुछ एज सच मेरा इरादा नहीं है तुम्हें मोटिवेट करने का, बट ये कि क्योंकि जो कि दस्तूर है ना, एक दस्तूर होता है कि भाई पहली क्लास है तो मास्टर कुछ तो बोलेगा नहीं, बच्चे सोचेंगे यार ये कैसा मास्टर है, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये तो तरीका ही गलत है। भाई पहली क्लास में तो बच्चा जो है, बच्चे को समझाया जाता है, हम तो समझने के लिए आए थे, तो ऐसे में ऐसा नहीं। तो ये सारे बच्चे जो है क्लास स्टार्ट करते हैं, सारे बच्चे बिल्कुल तैयार हैं। और क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। तो मैं सबसे पहले अब आता हूं अपने सब्जेक्ट को लेकर बात करता हूं। अब ये तुम्हारे काम की बात है ना, हो सकता है मोटिवेशन तुम्हें ना चाहिए हो, ऐसा हो सकता है तुम मोटिवेट नहीं होना चाहते, लेकिन ये तुम्हारे काम की बात है। काम की बात ये है कि ये जो सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री ये तीनों ही जानता हूं और पढ़ाता हूं, तो मैं इन सब्जेक्ट को फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में बांटना नहीं चाहता। मैं एक जनरल बात तुमसे करना चाहता हूं केमिस्ट्री को लेके। तो ये जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है ना यार, सबसे पहले हाँ बेसिक से कराएंगे। एक बच्चा कह रहा सर बेसिक से कराना, मैं इतने बेसिक से शुरू करूंगा, लेकिन वो बेसिक्स टाइम पास में नहीं बर्बाद करूंगा। वो बेसिक्स होंगे, इतने बेसिक्स होंगे कि मैं उनको थोड़ा सा जल्दी निपटाऊंगा, ताकि मैं मेन बातों पर फोकस कर पाऊं। आप समझ रहे बात को? और मैं फिर बोलूंगा, अगर सीखना चाहते हो तो अपने आप को बिल्कुल, और मैं ये 12th पास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि वो चीजों को जल्दी समझेंगे और वो चीजों को पढ़ कर आएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए टीचर्स जो तुम्हारे हैं, मैंने जैसे पहले भी बोला, हम सारे टीचर्स का मिलाकर एक्सपीरियंस 100 साल का, एग्जैक्टली 100 ईयर्स, एग्जैक्टली 100 ईयर्स हमने सबका जोड़ा था। अभी कुछ दिन पहले बैच लॉन्च था, हमने एक एक टीचर का एक्सपीरियंस जोड़ा, हमारे पांचों टीचर्स का एक्सपीरियंस टोटल मिला के 100 ईयर्स। तो अगर हमारे सारे टीचर्स का एक्सपीरियंस 100 साल का था, तो ऐसे में भाई साहब थोड़ा सा जोर मारो, है ना, तुम उसका फायदा उठाओ, इस चीज का फायदा उठाओ, उसमें जैसा कहा जाए वैसा करो। अब जैसे मैं तुमसे आज आज की क्लास में ये बात शुरू करूंगा, फिर मुझे देखता हूं मैं कि वो मैं करूंगा कि नहीं, लेकिन तुमको अगर कुछ करने के लिए दिया जाएगा तो आप करेंगे जरूर। अगर आपको वो चीज करने के लिए दी गई, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप फिर परेशान रहेंगे। इसलिए बेसिक बेसिक सब छोड़िए, ठीक है ना। चलिए तो काम की बात करते हैं। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को लेकर बात करें, सबसे पहले तुमसे एक सवाल पूछता हूं, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स से कैसे अलग लगती है? केमिस्ट्री को फिजिक्स और मैथ्स से, ये मैं तुम्हारे अभी रीसेंट एक्सपीरियंस से नहीं पूछ रहा हूं, ये जो शुरू से तुम सुनते सुनते चले आ रहे हो, बचपन से ये चीज सुनते चले आ रहे हैं, जब हम 9th में थे, 10th में थे, 11th में आए, 12th में आए, तो एक 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 एक, एक दिमाग में नोशन सा बना हुआ है कि भाई केमिस्ट्री ये होती है, फिजिक्स मैथ्स ये होती है। वो नोशन है क्या? वो दिमाग में क्या बना हुआ है? ज्यादातर बच्चों का ये कहना है, ज्यादातर बच्चों का ये कहना है
कि जो हमारी केमिस्ट्री है वो याद करने वाला सब्जेक्ट माना जाता है। जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें चीजों को याद किया जाता है ना। काफी थ्योरेटिकल है। एक बच्चा देखो सिद्धार्थ लिख रहा है काफी थ्योरेटिकल। तो मैं तुम सब लोगों से एक ही बात बोलूंगा कि उन सब लोगों से एक ही बात बोलूंगा कि सोच तुम्हारी गलत नहीं है ना। और मैं इस बात से भी एग्री करता हूं कि ये थ्योरेटिकल, इसमें कुछ कुछ चीजें याद भी करनी पड़ती, ज्यादा याद करना है। बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे हैं ज्यादा याद करना है। मैं तुमसे एक ही बात बोलूंगा यार, एक बच्चा लिख रहा है बहुत शानदार सब्जेक्ट है, बिल्कुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही। मुझे ये बता दो फिजिक्स में क्या याद नहीं करना होता है, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के एकदम। सर फिजिक्स को छोड़िए सर, मैथ्स तो बिल्कुल ही न्यूमेरिकल्स होते हैं सर, उसमें तो थ्योरी का कोई काम ही नहीं। क्या मैथ्स में याद नहीं करना पड़ता है? दिल पर हाथ रख के बताओ। क्योंकि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल पाओगे, मैं उस एग्जाम को निकाल चुका हूं, मैं उस एग्जाम को क्रैक कर चुका हूं, वहां 4 साल पढ़ चुका हूं जहां तुम पढ़ना जाना चाहते हो। 4 साल 98 में आईआईटी रुड़की पढ़ने गया था, 2002 में पास आउट हुआ था, 2002 में। तो जहां तुम जाना चाहते हो उस आईआईटी में मैं पढ़ चुका हूं, इसलिए मुझसे झूठ नहीं बोल पाओगे। तुम दिल पर हाथ रखकर जब जवाब दोगे तो एक ही जवाब निकल के आएगा, सर याद तो फिजिक्स में भी करना पड़ता है सर। वो तो अलग बात है सर, उसमें कुछ और याद करना पड़ता। अरे तो भाई वो फिजिक्स है, उसमें कुछ और याद करना पड़ता है। मैथ्स में भी याद करना पड़ता है सर। कौन कहता है मैथ्स में याद नहीं करना पड़ता? सर चीजों को समझने के बाद अगर याद नहीं रखेंगे तो फायदा क्या हुआ? सब छूट जाता है सर, सब छूट जाएगा, कुछ सवाल नहीं निकल के आएंगे, सब में याद करना पड़ता है सर। वही चीज केमिस्ट्री के साथ भी, केमिस्ट्री में भी याद करना पड़ता है। और मैं इवन, चलिए छोड़िए सर आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का क्या बीड़ा उठाते हैं, आप सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री की बताइए, फिजिकल केमिस्ट्री में भी याद करना पड़ता है। बात खत्म हो गई। यानी एक चीज तो दिमाग से निकाल दिया जाए कि ये कोई नायाब सब्जेक्ट नहीं है कि सर इसमें कुछ अलग से याद करना पड़ता है। फिजिक्स मैथ्स बहुत लॉजिकल है सर, उसमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ता। मुझको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसमें स्कोर करना चाहते हैं तो समझने के बाद याद तो रखना पड़ेगा ना। अगर सिर्फ समझ तो लिया सर, बस बस आपने ये समझाया, हमें समझ में आ गया। वैंडरवॉल इक्वेशन थी सर, अब बहुत बढ़िया, v माइनस एन बी और फलाना a प्लस एन स्क्वायर वी स्क्वायर पी स्क्वायर। सर आपने बढ़िया समझाया, क्या कैसे आई ये इक्वेशन, सारी बातें मैंने समझ ली। फिर जरा बताइए वैंडरवॉल इक्वेशन क्या है? सर वो याद नहीं की हमने याद नहीं की सर। अबे तो फिर फायदा क्या हुआ? उसको समझने के बाद अगर आप उसे याद ही नहीं रखेंगे तो फिर मिलेगा क्या आपको नंबर? मेरी बात समझ रहे हैं? एंड सेम थिंग इज विथ फिजिक्स एंड मैथ्स। 3600 फॉर्मूले होते हैं, 3600 बातें होती हैं, दुनिया भर की बातें टीचर कहता है पहले ये देखना, और अगर ये ना हो तो याद रखना, ये करना पड़ेगा। वो जो करना पड़ेगा अगर वो याद नहीं करोगे तो फिर करोगे कैसे? इसका मतलब ये हुआ सर ये तीनों सब्जेक्ट, सबसे पहले दिमाग में एक चीज रख ली जाए, ये तीनों सब्जेक्ट एक जैसे हैं। बिल्कुल दिमाग से इस बात को निकाल लिया जाए, ये तीनों सब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, इनमें कोई नई ट्रिक फॉलो नहीं की जाती, कोई नई ट्रिक फॉलो नहीं की जाती। जैसे मैथ्स फिजिक्स पढ़ी जाती है उतना ही टाइम केमिस्ट्री को दिया जाता है, ताकि इस सब्जेक्ट को, जो कि थोड़ा ज्यादा स्कोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो एक लाइन से सॉल्व हो जाती हैं। सर इनऑर्गेनिक के सवाल, फिजिकल के सवाल, कई बार ऑर्गेनिक के सवाल देखते ही समझ में आ जाता है, अरे ये तो टिशेंको रिएक्शन है, खड़ाक टिशेंको रिएक्शन से आंसर निकल के आ गया। आप समझ रहे बात को? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास देखकर कई चीजें सॉल्व हो जाती हैं, वो इसी वजह से इसको स्कोरिंग भी माना जाता है। फिजिक्स और मैथ्स में सर क्योंकि ज्यादातर चीजें न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, ज्यादातर चीजें एप्लीकेशन बेस्ड हैं, तो वहां पर हमें एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। समझने में, सवाल को समझकर करने में थोड़ा सा समय लगता है सर, इसलिए इसको स्कोरिंग कहते हैं। स्कोरिंग इसलिए नहीं कहते सर इजी होती है, स्कोर कर लेते हैं। इजी होती है उतनी ही जितने फिजिक्स और मैथ्स होते हैं, डिफिकल्ट होती है उतनी जितनी फिजिक्स और मैथ्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूं। फिजिकल केमिस्ट्री के कुल मिला के 8-10 चैप्टर्स हैं। अगर मैं और एडवांस के चैप्टर्स को भी इंक्लूड कर लूं तो कुल मिला के 12 चैप्टर्स मेरे नजर में आते हैं। ये जो 12-13 चैप्टर्स हैं हमारे, इन 12 चैप्टर्स के अंदर जो भी पोर्शन होगा, आप अगर मैं मेंस लेवल की बात करूं तो 9 चैप्टर्स होंगे। इन 9 चैप्टर्स की बात करें या 12 चैप्टर्स की बात करें, तो ये जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में सबसे पहले कुछ कुछ थ्योरी का पार्ट आता है, उस थ्योरी से रिलेटेड कुछ कुछ सवाल आ जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी होती है, कुछ पीवाईक्यूज लगा लिए जाते हैं, और मेरे हिसाब से चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो हमारा काम चल जाता है। क्लियर? तो मैं सबसे पहले इस बात को क्लियर कर दूं कि हम सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसको मैं मोल कॉन्सेप्ट के नाम से जानता हूं, हम मोल कॉन्सेप्ट की बातें शुरू करें।
अब इसको स्टार्ट करने के लिए मेरे पास दो तरीके। पहला कि सर आप बहुत ही बेसिक लेवल पर चले जाइए। एटम क्या है, एटम का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अब प्रोटॉन कहां है, न्यूट्रॉन कहां है, सर अब मैटर किसे कहते हैं, नॉन मैटर किसे कहते हैं। तो देखो अब बात तो है ही, क्योंकि तुम में से बहुत सारे बच्चे जो होंगे, अगर मैं ये नहीं बोलूंगा तो वो ये कहेंगे कि नहीं सर आपने बेसिक से स्टार्ट नहीं किया। लेकिन मैं तुम्हारी इस बारे में बात नहीं सुनूंगा। मैंने पहले भी बोल दिया था, उस तरह से बिहेव करना जैसे रिपीटर बैच के स्टूडेंट्स बिहेव करते हैं। इस तरह से बिहेव मत करना कि सर मैं पहले भी लल्लू था सर, मैं तो आज भी लल्लू सर, मैं किसी लायक ही नहीं हूं सर। अगर इस तरह से तुम्हें कुछ बिहेव करना है तो आपको इस क्लास को अटेंड करने की जरूरत नहीं है। कम से कम केमिस्ट्री की क्लास में वही बच्चा बैठेगा जो कम से कम इस तरह से बिहेव करे कि सर मैं बड़ा बच्चा हूं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, आप ये उम्मीद करते हैं मुझसे, मैं आपको ये करके दिखाऊं। आप समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए सब लोग इसी तरह से यहां पर काम करेंगे। तो मैं सबसे पहले ऑब्वियसली कुछ तुम्हें करने के लिए दूंगा, वो मैं होमवर्क दूंगा, और मैंने यही काम लास्ट ईयर भी किया है। इस साल भी जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, वो कहां से आए होंगे? 12th के बैच से आए होंगे। लक्ष्य का 1.0 बैच मैंने लिया था, प्रयास 1.0, प्रयास 3.0, ये दोनों बैच मैंने लिए। जितने भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 90% बच्चे जितने भी हैं वो सब मुझसे पढ़ चुके हैं। तो जो बच्चे सेलेक्ट होकर आते हैं वो मुझे जानते हैं, वो मुझसे पढ़े हुए स्टूडेंट्स। इसलिए उन सब से बातचीत के बाद एक ही बात समझ में आई कि जैसा पिछली बार किया गया था वैसा ही कुछ कुछ आपको तरीके से करना चाहिए, क्योंकि वही तरीका सही है। आप अननेसेसरी बहुत बेसिक्स पर, बहुत जीरो लेवल पर उन बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे उनका कोई भला नहीं। क्लियर है? तो मैं सबसे पहले तुम्हें दिखा दूं कि मैं तुमको क्या काम दे रहा हूं। आप उस काम को एज अ होमवर्क, सारी स्लाइड्स को, जो यहां पर स्लाइड्स दूंगा वो सारी स्लाइड्स को एज अ होमवर्क डील करेंगे। ये आपका काम है। मैं सबसे पहले डेफिनेशंस पर आऊंगा। मैटर किसे कहते हैं ये आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा, नॉन मैटर किसे कहते हैं वो आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद आपको कुछ डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, मैटर क्या है, नॉन मैटर क्या है, ये आप अपने आप डिस्टिंग्विश करेंगे। उसके बाद आपको कुछ एक आध सवाल देखने को मिलेंगे। मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात होगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है वगैरह वगैरह, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात होगी। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट बात की जाएगी जिसमें केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर का दिया जाएगा, और उस केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, होमोजीनियस नेचर क्या है, हेट्रोजीनियस नेचर क्या है, इस बारे में डिस्कशन होगा। और यह आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा। तमाम सवालों के साथ आपको यह चीजें होमवर्क में करने के लिए दी जाएंगी। क्लियर है यहां तक? ये बताइए, ये वाली बात सबके समझ में आई? उसके बाद एटम का रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो एटम्स कैसे दिखाई देते हैं, मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल्स के टाइप के बारे में डिस्कशन है, एटॉमिसिटी के बारे में डिस्कशन है। तो मैं जो स्टार्ट करूंगा अपना काम, वो इस एटॉमिसिटी से स्टार्ट करूंगा। जल्दी से बताओ, मैटर, नॉन मैटर, सब्सटेंस, प्योर, कंपाउंड, एलिमेंट, सब कुछ लिखा गया है, सवालों के साथ दिया गया है। क्या ये काम आप अपने आप कर पाएंगे? सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम जिस तरह से 12th पास बच्चे से स्टार्ट करना चाहिए, बच्चे को सिलेबस स्टार्ट करना चाहिए, मैं वैसे 12th पास स्टूडेंट के लिए सिलेबस स्टार्ट करूंगा। मुझे सिर्फ यस और नो में जवाब दे दीजिए, क्या आप ये कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो आप अगली क्लास में मुझे बताएंगे, उस अगली क्लास में मैं आपको वो चीजें दोबारा पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आप खुद से वो काम कर पाते हैं, मैटर की डेफिनेशन, नॉन, सब कुछ लिखा गया है, आपको पढ़ना है, सवालों की प्रैक्टिस यहीं कर दी जाएगी, यहीं आपको सारे सवाल दे दिए गए हैं, आप प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़िए, बात खत्म करिए। क्या ये आप खुद से कर पाएंगे? बहुत सारे बच्चे यस लिख रहे हैं, एक दो बच्चों का जवाब नो भी आ रहा है। ये नो वो लोग हैं जो इस चक्कर में बैठे हैं कि उनके मुंह में चम्मच डाल डाल के टीचर पढ़ाएगा। अब बेटा सुधर जाना, अब दिक्कत हो जाएगी, आपको सुधरना पड़ेगा, है ना, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये वो कमियां हैं जिन कमियों की वजह से यहां बैठे हो, है ना। तो इस बार अगर वही कमियां दोबारा कर दी तो बर्बाद हो गए, आप समझ। तो बहुत सारे बच्चे इस बात को यस लिख रहे हैं, कुछ हैं एक दो बच्चे जो ये नो लिख रहे हैं। हाँ, सही है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं ये काम कर लेंगे। बहुत सिंपल है, एक बार आप, अच्छा मैं बताता हूं मुझे करना क्या था। ये जो डिस्कशन होगा ना, ये डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी बैच की क्लास होगी, ऐप पर जो क्लास होगी, उसमें इस डिस्कशन को एक बार
पूरी डिस्कशन को एक बार फटाफट कर लेंगे। तो 15 मिनट के अंदर मेरा वो डिस्कशन खत्म हो जाएगा। मैं आज इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि मैं आज ये बात देखना चाहता हूं कि क्या तुम आज से बदलना चाहते हो या नहीं। अगर तुम आज से भी नहीं बदलना चाहते तो तुम साफ कह दोगे सर ऐसा आपने ये काम दिया, सर ये काम मेरे बस का नहीं, सर आपको कराना पड़ेगा। सर मैं ये सिर्फ देखना चाहता हूं कि मैं एक काम दे रहा हूं, क्या आप कल वो काम करके आते हैं या नहीं, बात खत्म। सिर्फ इस वजह से मैं इसको दोबारा पढ़ाऊंगा, जो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए दे रहा हूं उसको मैं कल आपको क्लास में बता दूंगा, खटाखट 15 मिनट के अंदर सारी चीजें रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन मैं देखना चाह रहा हूं कि क्या आज तुम्हारे अंदर पहली क्लास में इतना डिटर्मिनेशन है कि नहीं, कैसे नहीं कर पाऊंगा, मैटर नॉन मैटर, अरे है ही क्या इसमें यार, सर मैं आपको 1 घंटे के अंदर पूरे सवाल सब पढ़ के दिखा दूंगा। ये सिर्फ चेक करने के लिए तुम्हारा टेस्ट है। तो ये मेरा इस सब्जेक्ट के लिए मेरी तरफ से तुम्हारा पहला टेस्ट है। देखते हैं कितने बच्चे कोशिश करते हैं, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे की बात नहीं कर रहा हूं, कितने बच्चे कोशिश करते हैं। क्योंकि कल की क्लास में मैं वो सारे जो पॉइंट्स हैं उनके सवाल उनके पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस कर लूंगा। 15 मिनट्स के अंदर मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे लिए ये पहला टेस्ट है, ठीक है। ये समझ में आ गया, रीजन तुम्हें समझ में आ गया कि मैं ये बात क्यों नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि इतने बेसिक को ही तुमको सबसे पहली क्लास में इतने बेसिक को ही पढ़ने के लिए दिया जा सकता है, इतने बेसिक को। अदरवाइज ऑब्वियसली अगर कुछ टफ चीजें होती तो मैं तुमको पहली क्लास में वो पढ़ने के लिए नहीं देता था, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए, तो ये चैलेंज है तुम सब लोग के लिए। जल्दी से पहले बता दो, क्या ये चैलेंज एक्सेप्टेड है? क्या ये चैलेंज एक्सेप्टेड है? जल्दी से बता दो, क्या ये चैलेंज एक्सेप्टेड है? आप क्या ये छोटी छोटी बातें, एटम क्या है, मैटर क्या है, नॉन मैटर किसे कहते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, मिक्सचर क्या होता है, क्या ये चैलेंज एक्सेप्टेड? बहुत बढ़िया, तो ये चैलेंज एक्सेप्टेड है। अब बुक्स वगैरह के बारे में भी हम बात करेंगे बेटा, अभी अभी आप रहने दीजिए, बुक्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। नोटबुक कितनी बनानी है, बड़े हो चुके हो, मेरे साथ ही बेकार की बातें मत करा करो, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। तुम 50 नोटबुक बना लो यार, मुझे क्या है, मैं तो यही बोलूंगा हर चैप्टर की एक बुक बनाओ, हर चैप्टर के लिए एक नई नोटबुक बनाओ। अबे नोटबुक क्या होती है? जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करना है, जहां तक नोट कर सकते हैं उसको नोट किया, सवाल करने के लिए दिए जाएंगे, एक रफ कॉपी रखो, खट 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 खींचा फेंका, यही तरीका है, और कोई तरीका ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए अपने हिसाब से आप 2 नोटबुक रखिए, एक क्लास की कॉपी रखिए और एक अपना रफ कॉपी रखिए, जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस 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 चलेगी। अब बाकी आप अपने हिसाब से देखिए, क्लियर है। प्रैक्टिस के लिए जो रिसोर्स वगैरह होंगे वो सब बता दिए जाएंगे आपको, प्रैक्टिस वगैरह के लिए जो भी रिसोर्स होंगे वो बता दिए जाएंगे। मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा कि आप कोई मॉड्यूल ले लें, जैसे हमारा पीडब्ल्यू का मॉड्यूल होगा, पीडब्ल्यू का मॉड्यूल ले लें, या फिर और भी कुछ होगा जो डिस्कशन में आगे की क्लास में तुम्हें बताया जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो अब आते हैं, सबसे पहले जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है वो है एटॉमिसिटी। कोई मुझे जल्दी से बता सकता है व्हाट इज एटॉमिसिटी? कोई बता सकता है एटॉमिसिटी क्या होती है? व्हाट इज एटॉमिसिटी? बिल्कुल, शाबाश। यानी कि अगर मैं एटॉमिसिटी की बात करता हूं तो एटॉमिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी। अब ये ध्यान रखना, अब इस चीज को तुम्हें सिर्फ बताने की कोशिश करूंगा। जिन बच्चों को पता है, बहुत सारे बच्चे इसको लिख रहे हैं, जिनको नहीं पता है वो कोई कुछ कुछ बुराई नहीं है अगर आपको नहीं पता, लेकिन आज मेरे बताने के बाद भी नहीं पता है, ये बुराई है, और इसी चीज की हैबिट तुम्हें बनानी पड़ेगी। एटॉमिसिटी की अगर आप बात करते हैं तो एटॉमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर of atoms present in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, दैट इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में या आयन में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वही उसकी एटॉमिसिटी बोली जाएगी, खत्म। अब इसमें बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं है, तुम समझो बात को, अभी तो शुरू हुए। अगर बात बात पर यह सोचना शुरू कर देंगे इसमें क्या केमिस्ट्री है, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो कैसे काम चलेगा यार। आएंगी अभी केमिस्ट्री की चीजें भी आगे आएंगी यार, इन बातों में तो केमिस्ट्री कहीं नहीं है यार। सिर्फ क्या बताया गया है, मॉलिक्यूल की शक्ल देख लेना, उसके अंदर कितने एटम है उनको गिन लेना, जितने भी एटम्स निकल के आएंगे वही आपकी एटॉमिसिटी होगी, बात खत्म हो गई। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आपसे कहे कि H2O की एटॉमिसिटी क्या है, तो सर H2O को ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर कितने एटम्स हैं इस मॉलिक्यूल में वो गिन लेंगे। सर इट हैज 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम, सो द एटॉमिसिटी इज 3। यानी H2O की जो एटॉमिसिटी है वो 3।
इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई कहे कि सर मेरे पास के, एम है, एन है, ओ है, 4 है, इसकी एटॉमिसिटी क्या है? तो सर एक पोटेशियम हो गया, एक मैग्नीज हो गया, एम और एन को अलग अलग मत गिन लेना, एक पोटेशियम हो गया, एक मैग्नीज हो गया और 4 ऑक्सीजन हो गए। इसका मतलब यह हुआ सर अगर मुझे इसकी एटॉमिसिटी निकालनी है तो इसकी एटॉमिसिटी 6 हो गई। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए H2S2O8, मान लीजिए ये ऐसा है। अब वो कह रहा है कि इस आदमी की एटॉमिसिटी क्या है? तो अगर आपको H2S2O8 की एटॉमिसिटी निकालनी है तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 सल्फर, 4 और 8 12, यानी कुल मिला के हमारे पास H2S2O8 की जो एटॉमिसिटी है वो 12 निकल के आएगी। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ अकल नहीं लगानी है और इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, आसानी से इस बात को देखकर डिसाइड किया जा सकता है। इसका यूज क्या सर? आप इस एटॉमिसिटी को भी तो आसान कर सकते थे, इस एटॉमिसिटी को भी तो हमको पढ़ने के लिए दे सकते थे। आपने यहां से पढ़ाना क्यों स्टार्ट किया? ये भी आप हमें पढ़ने के लिए दे देते, ये भी बड़ा आसान है। नहीं, इसका यूज आगे बहुत ज्यादा होगा, तो मैं वहां पर तुम्हारे भरोसे नहीं बैठ सकता। मुझे एक खुद को कॉन्फिडेंस चाहिए कि भाई नहीं नहीं नहीं, मैंने बता रखा है, बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए। आप समझ रहे बात को? तो एटॉमिसिटी का यूज आगे बहुत ज्यादा है, इसलिए तुमको बार बार इस बारे में समझाया जा रहा है कि किसी भी आयन या मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी। क्लियर है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक आध सवाल करें, फटाफट इसके आंसर मुझे लाइन से लिख के बता दो, कॉमा लगा लगा के इनके आंसर बताते जाओ। FeSO4 की, K2Cr2O7 की, Na2S4O6 की और H2O की, इनकी एटॉमिसिटीज फटाफट मेंशन करके लाइन से बता दो। FeSO4 की एटॉमिसिटी, आयरन, सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 6, 2 पोटेशियम, 2 क्रोमियम, 7, 11। क्लियर? 4 2 6 6 12, शाबाश। और H2O का तो अभी तुमने लिखा ही था। यानी इन चारों लोगों की जो एटॉमिसिटीज हैं वो बिल्कुल साफ समझ में आती हैं। इनका आगे क्या इस्तेमाल होगा हम इस बारे में बात करेंगे। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम्स या आयंस की जो एटॉमिसिटी है उसके बारे में हम सारी बातें कर चुके हैं। जल्दी से इस सवाल का आंसर दे देते हैं और ये एक टेस्ट हो गया जो हमसे जेई में पूछ लिया जाएगा। मान लीजिए ये जेई 2027 का सवाल आ गया। अब वो हमसे कह रहा है कि भाई साहब जरा इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से बता दो भाई। शाबाश, जल्दी से बता दो। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ पैकेट ऑफ अ ग्लोबर सॉल्ट सैंपल? यानी अगर मेरे पास ग्लोबर सॉल्ट का ये सैंपल है, दिस इज ग्लोबर सॉल्ट, पहली बार तुम्हारे सामने आया है, मेरा सजेशन है जैसे मैथ्स और फिजिक्स में कोई चीज याद करने के लिए कही जाती है कि बेटा ये याद रखना कि ये वाला फॉर्मूला लगता है, तो वैसे ही केमिस्ट्री में भी मैं बोल रहा हूं। ये एक खूबसूरत बात है, दिस इज खूबसूरत बात, ये एक खूबसूरत बात है। इस खूबसूरत बात को आपको ध्यान रखना है। खूबसूरत बात का मतलब है कुछ ऐसी बात जो याद रखने लायक है। तो अगर मैं ग्लोबर सॉल्ट की बात करूं तो ग्लोबर सॉल्ट Na2SO4.10H2O होता है। और अगर वो ये कहता है कि ग्लोबर सॉल्ट में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, अरे तो सर ये तो अंधा भी देख के बता सकता है, जितने ऑक्सीजन एटम्स दिखाई देंगे वो सब ग्लोबर सॉल्ट के ऑक्सीजन एटम्स हैं। सर अगर मैं चेक करूं तो 4 ऑक्सीजन एटम्स यहां से आएंगे और 10 ऑक्सीजन एटम, देख रहे हैं 10O, यानी कि 10 ऑक्सीजन एटम्स यहां से मिलेंगे और 4 ऑक्सीजन एटम्स यहां से मिलेंगे, यानी कुल मिला के कितने ऑक्सीजन एटम्स निकल के आएंगे? 14। बताओ सब लोगों को यह बात समझ में आ गई? सब लोगों को क्या ये वाली बात समझ में आ गई? हां सर बिल्कुल ये वाली बात समझ में आ गई। सर ग्लोबर सॉल्ट के अंदर 14 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। अरे सर इसीलिए तो 27 में पूछा जाएगा, ये ग्लोबर सॉल्ट में 14 ऑक्सीजन एटम्स होंगे, ग्लोबर सॉल्ट में 140 भी होंगे, ग्लोबर सॉल्ट में 1400 भी होंगे। हर वो आंसर सही होगा जो 14 का मल्टीपल है। गजब लल्लू आदमी हो यार, गजब लल्लू आदमी हो। अरे तुमको मैंने ये बोला कहीं कि ग्लोबर सॉल्ट कितना है? मैं तो सिर्फ तुमसे कह रहा हूं इन अ सैंपल ऑफ ग्लोबर सॉल्ट। हो सकता है ग्लोबर सॉल्ट का एक मॉलिक्यूल हो तो आंसर 14 होना चाहिए, हो सकता है ग्लोबर सॉल्ट के 2 मॉलिक्यूल हो तो 14 इंटू 2, अगर 3 मॉलिक्यूल लोगे तो 14 इंटू 3। इसका मतलब यह हुआ सर 14 का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल हमारा सही आंसर होगा, बिकॉज यहां पर यह मेंशन ही नहीं किया गया है कि ग्लोबर सॉल्ट 1 है या 2 है या 1 करोड़ है। बताइए मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यानी कि इस 4 नहीं हो सकता सर, ये 4 गड़बड़ है सर,
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 4 गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि सर ग्लोबल सॉल्ट का एक मॉलिक्यूल तो लोगे ना सर, मॉलिक्यूल को थोड़ी ना काट दोगे। यानी ग्लोबल सॉल्ट का अगर आपने एक मॉलिक्यूल भी ले लिया तो 14 तो कम से कम होंगे ही होंगे। एक से ज्यादा ही मॉलिक्यूल्स लोगे, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर 14 इंटू 2, 14 इंटू 3, 14 इंटू 4, 14 इंटू 5, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। यानी वो सारे आंसर सही होंगे जो हमारे 14 के इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। यानी ऑल द आंसर्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 14 आर करेक्ट। ऑल द आंसर्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 14 आर करेक्ट। बताओ, जल्दी से लिख के बताओ, समझ में आ गया? एक बच्चा लिख रहा है धोखेबाज केमिस्ट्री। नहीं नहीं नहीं, केमिस्ट्री धोखेबाज नहीं। तुमने कभी सोचा ही नहीं। और मुझे खुद हैरानी है कि जेई एनटीए की भी अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली ये एडवांस लेवल का सवाल तो नहीं होना चाहिए। अगर ये मेंस लेवल का सवाल माने कि ये, तो एनटीए वाले ऐसे सवाल पूछकर क्यों नहीं ये चेक करना चाहते हैं कि भाई ऐसा बच्चे को कुछ समझ है कि नहीं। वो क्यों बार बार वही गंदी कैलकुलेशन, ये लॉग टॉग और साइन थीटा को, अबे तुम्हें यही तो चीज चेक करना है कि बच्चा कुछ समझता है कि नहीं। तो ये सवाल तो बहुत खूबसूरत सवाल है ये चेक करने के लिए कि एक बच्चे को क्या बात समझ में आती। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं तुमको आज से ही ये बात समझाना चाहता हूं कि हमारे शायद सोचने का तरीका गलत था, हम शायद अलग तरह से सोचते थे। अब हम सोचने का तरीका बदल देंगे, हमें बहुत सारी चीजें खुद से समझ में आने लगेंगी कि तुम पूछ क्या सकते हो हमसे। तो जैसे कि मैंने तुमको बताया कि अगर वो कहता है कि हमें किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स किसी चीज के दिखाई देते हैं, तो हम उस मॉलिक्यूल को देखकर अंदाजा लगा लेंगे। लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स हैं यह भी तो पता होना चाहिए। यानी एक ग्लोबल सॉल्ट में अगर 14 ऑक्सीजन एटम्स दिखाई देते हैं तो कितने ग्लोबल सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, या तो आप ये मुझे बता दीजिए, मैं मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दूंगा। और अगर आपने बताया ही नहीं तो आंसर 14 का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल सही हो सकता है। हां या ना, जल्दी से यस और नो में चैट में लिख के बता दो, क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है? एक बच्चा लिख रहा है सर अगली बार आप ही केमिस्ट्री का पेपर बनाइएगा। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ है। हम क्यों पेपर बनाएंगे? अब ये काम भी हम करेंगे ना। मजा तब आता है जब बच्चा पेपर सॉल्व करके आएगा, वरना तो तुम तो सारे ही पेपर सॉल्व कराओगे अगर मैं बनाऊंगा तो, समझ रहे? तो वो पेपर बनाएगा, सॉल्व तुम करके आओगे, तब मजा आएगा। शाबाश। तो सारे बच्चे इसको यस लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। बहुत सिंपल सी एटॉमिसिटी वाली बात थी, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। अब मैं अभी मैं ये नहीं बताऊंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट का क्या मतलब हो रहा है। तुमने ये पहले भी समझा है, देखा है। मैं सिर्फ अपने मन से तुम्हें इस बात को बताना चाह रहा हूं। एक बच्चा लिख रहा है रिपीट। देखो, हम ऐसा में बेकार में मारपीट शुरू कर देंगे, क्या फायदा होगा, है ना? रिपीट का तो कोई मतलब ही नहीं इसमें। और अगर ये चीजें भी रिपीट करनी पड़ गई तो सोचो दोस्त, आगे तो बैंड बजेगी, तब क्या करोगे? समझ रहे हो? खैर, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट क्या है, बहुत आसान। सबसे पहले अगर रिप्रेजेंटेशन की आप बात करें तो सबसे पहले तो ये आ गया आपका एलिमेंट, ये आ गया आपका एलिमेंट। और इस एलिमेंट के नीचे की तरफ लिखते हैं आप एक नंबर, मान लीजिए Z। और इस एलिमेंट के ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आप एक नंबर लिखते हैं, मान लीजिए A। तो मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है क्या? ये रिप्रेजेंटेशन ये कहता है कि ये जो A है हमारा, दिस इज मास नंबर। ये मास नंबर, मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और ये जो Z है मेरा, ये है एटॉमिक नंबर। दिस इज एटॉमिक नंबर, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन्स। यानी जिस बच्चे को रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करनी है, वो ये रिप्रेजेंटेशन है जिसमें X मेरा सिंबल ऑफ एलिमेंट है। दिस इज सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। जिस एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं, ये उसका सिंबल। यानी ये बहुत ही सिंपल है, इंपॉर्टेंट ये नहीं,
इंपॉर्टेंट है सर। ये थोड़ी ना हमसे कहा जाएगा कि रिप्रेजेंटेशन करके दिखाओ। सर हमें वो रिप्रेजेंटेशन देगा तो क्या मैं कुछ चीजें पहचान पाता हूं? तो आपको सिर्फ ये सिखाना चाह रहा हूं या बताना चाह रहा हूं जो आपको ऑलरेडी पता है, सिर्फ रिवाइज करवाना चाह रहा हूं कि उस एलिमेंट के नीचे की तरफ लिखा हुआ नंबर एटॉमिक नंबर होता है जो प्रोटॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उस एलिमेंट के ऊपर की तरफ राइट या लेफ्ट साइड में लिखा हुआ जो नंबर है वो मास नंबर होता है जो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। यानी जो मुझे बात समझ में आती है वो आती है फिर से एक खूबसूरत बात, और वो क्या है सर? वो खूबसूरत बात ये कहती है कि अगर मैं ए में से जेड को माइनस कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का पता चल जाएगा। यानी उस एलिमेंट में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, अगर यह बात पता करनी हो तो आप ए में से जेड को माइनस कर सकते हैं। यह भी एक खूबसूरत बात है। केबी का मतलब है खूबसूरत बात, और खूबसूरत बात का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वो टफ होता है। खूबसूरत बात का मतलब है अच्छी बात जो ध्यान रखनी है। यानी मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि आप मुझे अगर कोई भी एलिमेंट दिखा दें तो उस एलिमेंट में ऊपर वाली चीज को नीचे वाली चीज से माइनस करके मैं आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करके बता दूंगा। और अच्छी बात जानना चाहते हो सर? एक और अच्छी बात है, अगर आप उस एलिमेंट में नीचे वाला नंबर जिसको आप जेड कहते हैं वो जितने भी एटॉमिक नंबर यानी जितने भी प्रोटॉन शो करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, क्योंकि एलिमेंट न्यूट्रल होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब यह हुआ जो Z है वो एक्चुअली एटॉमिक नंबर है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी रिप्रेजेंट करेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? जल्दी से बता दो क्या ये वाली बात क्लियर है? चाहो तो यहां पर इस बात को भी लिखना चाहो लिख सकते हो। Z क्या चीज है? Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, दोनों बातें हमारी सेम। आप प्रोटॉन्स की बात करें चाहे इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, क्योंकि एलिमेंट हमारा न्यूट्रल है, सो दैट मींस वी कैन इजीली फाइंड आउट आफ्टर सीइंग द सिंबल, वी कैन इजीली फाइंड आउट द प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन दैट एलिमेंट। क्लियर? क्लियर है ये? अच्छा, अब इसमें अभी के लिए कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर ये बहुत सिंपल है, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं तुमको एक ही बात बोलूंगा, जब चीजें तुम्हें समझ में नहीं आ रही होंगी ना, उस टाइम पर जब कोई दूसरा ये बोलेगा कि सर ये बहुत सिंपल है, सर इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। तुम समझो बात को। यानी हाँ ये जरूर है सर, पहली क्लास है, बहुत स्पीड नहीं करनी, बहुत बवाल नहीं मचाना, सर कुछ आप ये एडवांस लेवल फलाना धमाका, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। फर्स्ट क्लास है तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, आज से तैयार हो जाओ। आज ही से तुम्हें पहला टेस्ट दे दिया गया है, मैंने अपनी तरफ से तुम्हें एक टेस्ट दे दिया गया है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे वो टेस्ट करके आएंगे, बात खत्म। मैं वो ये नहीं देखना चाहता कि कितने बच्चों को वो आ गया सारे सवाल सॉल्व कराए, ना ना ना, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि आपने अटेम्प्ट किया या नहीं, बस बात खत्म। क्लियर है? चलिए सर बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या होगा सर? नेक्स्ट पॉइंट पर मैं ये चाहता हूं कि ये कुछ लोग हैं, आपको ये कहीं पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसको भी खूबसूरत बात के तौर पर लिख लिया जाए और इसको याद रखा जाए। तो मैं ये चाहता हूं कि हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम, यानी कुल मिला के 20 लोग जो ये मेरे पास हैं, इन 20 लोगों के प्रोटॉन्स और मास नंबर और एटॉमिक नंबर ये याद रखे जाए। वैसे तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये एग्जाम में दे दिया जाता है, ठीक, लेकिन तुम खुद ये सोचो कि कैल्शियम ऑक्साइड लिखा हुआ मिला और मैं ये ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूं सवाल में कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, उसका एटॉमिक मास 40 होता है, ऑक्सीजन का 8 और 16, समझ रहे बात को? तो आप अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे भाई जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड दिखाई दे तुमने कहा बे यार 40 16 56 हो गया, इसका एटॉमिक वेट 56 होता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एग्जाम में हो सकता दे ना भी दे तो भी मैं यही सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट कैल्शियम तक के एटॉमिक नेम, एटॉमिक नंबर्स और उनके मास नंबर्स याद रखने चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब मैं फिर से तुमसे चैट में एक बात बोल रहा हूं, फिर से चैट में एक बात पूछ रहा हूं तुमसे, क्या कभी कभार तो होती है, मुझे भी होती है, कई कुछ जगहों पर तो मुझे भी दिक्कत होती है, लेकिन क्या वाकई में ये बहुत बड़ा मसला है कि सर मुझे प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ मास नंबर और एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का याद रखना पड़ता है? सर ये क्या तुमने इधर 11वीं पढ़ी है, 12वीं पढ़ी है, थोड़ी बहुत तो पढ़ाई की है? कभी इस तरह की क्या बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हो तुम? अरे सर ये क्या सर, मैं बहुत उल्टे सीधे एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं कि सर वो फलाना धमाका उल्टे सीधे सीरीनियम फिरीनियम, ना 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 ना, मैं तो इन्हीं कैल्शियम तक के लोगों की बात कर रहा हूं जिस पर सवाल ज्यादातर हमसे पूछे जाते हैं। तो क्या कभी तुम्हें इस तरह की मुसीबत कभी लगी? थोड़ी बहुत कभी कभार तो लगता है, लेकिन सर ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है सर, ये याद ही हो जाता है। सर मैंने याद नहीं किया लेकिन मुझे याद है कि कैल्शियम, सर सॉरी, कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं।
कार्बन 12 होता है सर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो सर मैंने ये याद नहीं किया, ये धीरे धीरे करके मुझे अपने आप ही याद हो गया। तो यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, अगर याद करने के मोड में रहोगे, वो जो मोड है आपने ऑन कर रखा है कि भाई ये नई बात आई, याद कर ली, ग्लोबर सॉल्ट Na2SO4.10H2O याद कर लिया, चाहे भले ही आज उसका कोई यूज ना हो। सर इसका क्या यूज है ग्लोबर सॉल्ट का? सर हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, जिसमें आप नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिसिटी पढ़ाना सिखा रहे थे, क्या जरूरत है मैं ग्लोबर सॉल्ट याद करूं? क्यों? क्योंकि आगे तो कभी आएगा ना, जब आएगा तो तुम फौरन पलट के कहोगे अरे मुझे याद आ गया सर, ग्लोबर सॉल्ट इज Na2SO4.10H2O। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं, चीजों अपने दिमाग को उस मोड में रखो, कोई भी नई चीज आए उसको एक्सेप्ट कर रहा है, कोई भी नई चीज आई उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहां पर भी तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं कि आपको ज्यादातर चीजें पता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि इनको याद रखें। 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर वाले लोगों के प्रोटॉन्स और मास नंबर्स याद रखे गए। क्लियर है? ठीक है, चलिए सर आगे बात करते हैं। ये मुझे हैरानी है, तुमको भी हैरानी होगी। मुझे ये तो याद नहीं कब पूछा गया, बट ये एडवांस से पूछा गया था, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन CO2 मॉलिक्यूल। क्या जानना चाहता है वो? एक CO2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, क्यों जानना चाहता है? वो सिर्फ इतना ही तो जानना चाहता है कि बच्चे को पता भी है कि कार्बन और ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होते कितने हैं। जिसको पता है वो आंसर निकाल लेगा, खत्म हो गया। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि CO2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, और ये सवाल सिर्फ CO2 का नहीं है, आप 150 सवाल खुद बना सकते हैं यहीं बैठे बैठे। इसके अंदर कितने हैं, उसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर कितने हैं, उसके अंदर कितने हैं, आप दुनिया भर की चीजें खुद से निकाल सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं CO2 की बात करता हूं तो कार्बन एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में बात हो चुकी है। सर कार्बन मेरा दोस्त है और इस कार्बन के बारे में दुनिया जानती है, इट इज 6C12। और कार्बन के बारे में अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स निकालने की बात करूं तो कार्बन के पास प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, सर 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसी तरह से अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं जो कि मेरा दोस्त है, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो दिस इज 8O16। इसमें 8 प्रोटॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़कर CO2 की बात कर रहा हूं तो उस CO2 में कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कैसे निकाला जाए? सर 6 कार्बन के हैं और क्योंकि CO2 है, 2 ऑक्सीजन है, तो 8 दूनी 16 प्रोटॉन। तो 16 और 6, सर इसके 22 प्रोटॉन होने चाहिए, 22 ही इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स होने चाहिए और 22 ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बताइए जल्दी से, मेरी बात सबके समझ में आ गई? क्लियर है? शाबाश, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही लिख रहे हैं। और ये पूछा क्या सवाल है कोई बहुत पहले? ठीक है, कुछ बच्चों को हो सकता है यहां पर कंफ्यूजन आए कि सर 8 और 6 को जोड़ने से 14 आता है, आपने 22 कैसे लिख दिया? आप ये भी तो देखो ना, CO2 है, ये 2 ऑक्सीजन है, तो यानी एक ऑक्सीजन के बारे में अगर आपने 8 की बात की है तो 2 ऑक्सीजन के बारे में आप 16 बोलेंगे, तो 16 और 6 22। ये है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स। क्लियर है? बिल्कुल सीधा एकदम। यानी मैं फिर से चैट में तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हें एलिमेंट का मास नंबर, एटॉमिक नंबर पता है तो क्या तुम अब किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के अंदर कितने प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं यह बता सकते हो? यस और नो? या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या तुम अब यह बता सकते हो? यस और नो, जल्दी से बता दो मुझे, क्या यह बताया जा सकता? शाबाश, बहुत सारे बच्चे इसके लिए यस लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, सारे बच्चे इसको यस लिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा, कैटायंस एंड एनायंस किसे कहते हैं? बहुत बेसिक है, बल्कि एसिडिक है। आप समझ बात को, बहुत ही आसान है, सारे बच्चे इसका जवाब जानते हैं। कैटायन वो है जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद बनता है, एनायन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद बनते हैं। यानी कि अगर मैं कैटायन की बात करूं तो किसी भी एलिमेंट में से अगर इलेक्ट्रॉन लूज किए जा रहे हैं तो वो कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है। यानी साहब ने अगर n इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो साहब पर n पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है? समझ में आ गया?
एक बच्चा लिख रहा है बहुत ज्यादा बेसिक है। हाँ, बहुत ज्यादा ही बेसिक है। पहली क्लास है, बहुत ज्यादा बेसिक है। और इस बेसिक में भी तुमने ही हो सकता है पहला सवाल जो मैंने अभी पूछा था वो गलत किया हो, है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने वो गलत किया हो, 14 4 140 वाला, 1400 सवाल वाला, बहुत सारे बच्चे। तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन कहीं कहीं गलतियां होती रहेंगी, इसलिए इसको ध्यान रखना है। ठीक है। तो अगर मैं कैटायन की बात करूं तो कैटायन हमारा वो आदमी है जो इलेक्ट्रॉन्स के लूज करने के बाद बनता है, और एनायन वो है जो इलेक्ट्रॉन्स के गेन करने के बाद बनता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो अगर मान लीजिए किसी एनायन की बात करते हैं, मान लीजिए ए है, तो ए भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है? तो यानी कि ऐसा आदमी मेरा कैटायन बोला जाएगा जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद बन रहा है। दिस इज कैटायन एंड दिस इज एनायन। क्लियर है? सबको ये बात समझ में आ गई? तो अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे कुछ एनायंस कैटायंस के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि वो लगातार मेरी आंखों के सामने घूमते रहते हैं, इसलिए मुझे वो सब ध्यान रखना पड़ता है। तो निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज आयंस को ही कैटायन और एनायन कहा जाता है। मुझे ये चीजें फटाफट ध्यान रखनी पड़ती हैं। चलिए जल्दी से बता दीजिए जरा, इनके आंसर्स क्या निकल के आएंगे? Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट होगा? सर Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Mg में कन्वर्ट होगा। मानते बात को? क्योंकि अगर इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और आपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। S2 निगेटिव अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्या होगा? सर S2 निगेटिव अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है। Na प्लस क्या करके Na में कन्वर्ट होगा? सर Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Na में कन्वर्ट होगा। नाइट्रोजन अगर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो वो क्या बन जाएगा? सर नाइट्रोजन अगर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो वो नाइट्राइड आयन बन जाएगा, N3 निगेटिव। Mn प्लस 7 Mn प्लस 2 में तब कन्वर्ट होगा सर जब वो 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर प्लस 7 का चार्ज है, 5 निगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करके ही वो प्लस 2 में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है? बिल्कुल आसान है। सब सब बहुत सिंपल बात कर रहे हैं। अब आते हैं काम की बात पर। मैं कुछ आयंस के नाम आपको लिख के दे रहा हूं, आपको वो आयंस याद रखने हैं। ये नाम आपको दिए जाएंगे और फिर वही है सर, एज सच कभी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी अलग से याद करने की। मुझे कुछ कुछ याद होता है सर, क्लोराइड -1 Cl-1 होता है, नाइट्रेट आयन क्या होता है। मैं चाह रहा हूं कि आप उनमें से जो मैं नाम लिख के दूं, आप उन सारे नामों को जरूर याद रखें, क्योंकि आगे की पूरी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री में उनके नाम आपको दिखाई देंगे। याद तो वो हो ही जाएंगे, बट आप याद करने की कोशिश करिए पहले ही। ठीक, जैसे कि सबसे पहले चलिए आपसे ये पूछते हैं, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स। इन सब में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियॉन्स कैलकुलेट करने हैं। मैं सारे सवाल तो नहीं, लेकिन मैं अभी क्लास में ये करूंगा, कोई भी एक अपने मन से ले लेता हूं, एक ये करूंगा। मैं ये 2 सवाल अपने मन से सॉल्व करूंगा। चलो एक बल्कि थोड़ा सा टफ ले लेता हूं, ये वाला ले लेता हूं, ये 2 ले लेता हूं। ये 2 सवाल मैं करूंगा, बाकी के ये बचे हुए 4 सवाल ये आपका होमवर्क होंगे। ये होमवर्क होगा, ये भी होमवर्क होगा, ये भी होमवर्क होगा और ये भी होमवर्क होगा। तो ये बचे हुए 4 सवाल आपके होमवर्क हैं, बचे हुए 2 सवाल जो हैं वो मैं करूंगा। और सवाल ये है कि आप कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड न्यूक्लियॉन्स हैं। अब यहां पर एक पहला वर्ड आया है न्यूक्लियॉन, तो मैं एकदम क्लियर कर दूं, हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो, तो इस बात को सब लोग बिल्कुल आंख बंद करके याद कर लेंगे, इसमें सोचना ही नहीं है। न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? बहुत सारे बच्चे गलत जवाब देते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर न्यूक्लियॉन का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यार ऐसा नहीं है, डेफिनेशन ये नहीं। न्यूक्लियॉन का मतलब है पार्ट ऑफ अ न्यूक्लियस, पार्ट ऑफ अ न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस का पार्ट है वो न्यूक्लियॉन। मानते हो बात को? जो न्यूक्लियस का पार्ट है वो न्यूक्लियॉन। तो फिर प्रोटॉन कहां होता है सर? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूट्रॉन कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर। सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूक्लियॉन्स। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन आर न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाता है।
तो अगर मुझसे कोई ये पूछे कि भाई आपके अंदर न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, तो वो आपसे ये जानना चाहता है कि आपके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का टोटल नंबर क्या है। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ सर, मुझे कभी भी न्यूक्लियॉन कैलकुलेट करने हो तो मुझसे ये कहा जाएगा कि आपके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल नंबर क्या है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियॉन इज एक्चुअली वो हिस्सा जो न्यूक्लियस के अंदर दिखाई दे, उसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स दोनों दिखाई देते हैं, इसलिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो टोटल नंबर है दैट इज न्यूक्लियॉन। क्लियर है? ये वाली बात सबको समझ में आ गई? तो अगर मैं मान लीजिए मेरा पहला सवाल ऑक्सिलेट आयन के ऊपर है, C2O4 2 नेगेटिव, तो अगर मैं C2O4 2 नेगेटिव के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूं, C2O4 2 नेगेटिव, चलिए सर चेक करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं सर अब प्रोटॉन्स कैसे निकल के आएंगे। तो सबसे पहले कार्बन ले लेते हैं। कार्बन के पास अगर आप प्रोटॉन्स देखें 6, दीज आर प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स देखें 6 और इलेक्ट्रॉन्स देखें 6। क्लियर है? और अगर आप टोटल न्यूक्लियॉन्स की बात करते हैं तो न्यूक्लियॉन्स कितने आ जाएंगे सर? 6 + 6 12। यानी कार्बन के पास अगर आप देखें तो कुल मिला के ये सिचुएशन। ठीक है? ये समझ में आ गया? अच्छा, अब अगर मैं ऑक्सीजन को देखता हूं तो ऑक्सीजन के बारे में क्या पता है सर? ऑक्सीजन के बारे में देखें तो 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है और 16 हमारे न्यूक्लियॉन्स हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल नंबर 16। तो इससे यह पता चल रहा है कि अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि भाई साहब मेरे ऑक्सिलेट आयन में, मैं इसका नाम अभी आगे तुम्हें लिख के दिखाऊंगा, यह है मेरा ऑक्सिलेट आयन, दिस इज ऑक्सिलेट आयन। अभी से याद करते रहोगे तो आगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट याद करने वाली बातें हैं उनमें दिमाग लगा पाओगे। अगर यह सोच के अभी से छोड़ते रहोगे कि भाई आगे कभी याद करेंगे, तो फिर आगे जब याद करने वाली मेन बात आएगी तो तुम यही याद करते रह जाओगे कि ऑक्सिलेट आयन के होता है। जब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुमको बताएंगे कि ऑक्सिलेट आयन बाइडेंटेट होता है, मोनोडेंटेट होता है, ट्राइडेंटेट होता है, तुम उस टाइम यही सोचते रह जाओगे भाई डेंटेट वेंटेट छोड़ो, यहां तो ऑक्सिलेट का नाम ही नहीं पता, यहां तो ऑक्सिलेट का फॉर्मूला ही नहीं पता। इसलिए अभी से ये याद करो, वहां कुछ और याद कर लेना। तो ऑक्सिलेट आयन इज C2O4 2 नेगेटिव, ये मेरा ऑक्सिलेट आयन। ठीक, तो अब इस ऑक्सिलेट आयन में अगर मैं ऑक्सीजन को देखता हूं तो मुझे ये सिचुएशन दिखाई देती है। तो अगर मैं टोटल ऑक्सिलेट के आयन के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो कैसे निकल के आएंगे? सो देखिए सर, 2 कार्बन है तो 6 प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, तो 6 दूनी 12 ही होगा, और 4 ऑक्सीजन है, यानी 8 × 4 32। तो 32 और 12 यानी कुल मिला के अगर मैं देखूं तो मुझे 44 प्रोटॉन्स दिखाई देते हैं। किसके अंदर? ऑक्सिलेट के अंदर। C2O4 2 नेगेटिव के अंदर मुझे 44, मेरी बात समझ रहे हैं, 44 प्रोटॉन्स दिखाई देते हैं। इसी तरह से अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो फिर वही है सर, 2 कार्बन है 12 हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन है 32 हो जाएगा सर 44। और इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो 44 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं। और अगर मैं न्यूक्लियॉन्स की बात करूं तो 12 न्यूक्लियॉन्स इंटू 2, यानी कि ऑब्वियसली 44 का दुगना हो जाएगा, तो अब नहीं 44 का ये 12 इंटू 24 हो गया, और ये आ गया आपका 16 इंटू 4, कितना हुआ 64। तो 64 और 24 ये 88 आ गया। क्लियर है? यानी कुल मिला के जो सिचुएशन मुझे दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन सर इसमें एक कमी है जो जिसकी वजह से आपने ये सवाल हमें दिया। जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे हम, इस चीज का शाबाश, बहुत सही। यानी कि अगर मैं ऑक्सिलेट की बात करूं तो ऑक्सिलेट में प्रोटॉन्स 44 आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन्स 44 आ रहे हैं, ये भी सही है। इसके अंदर टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के सम से निकाला जाएगा, ये भी सही है। सर एक कमी ये है कि ये जो 44 आपने बोला है ये कार्बन और ऑक्सीजन के मिलाकर टोटल इलेक्ट्रॉन्स है। बिल्कुल सही कहा आपने, गलत नहीं। लेकिन सर ये जो 2 निगेटिव चार्ज है सर, इसका भी तो कुछ इलाज होना चाहिए ना सर। ये जो 2 निगेटिव चार्ज है इसका क्या किया? मैंने कहा यार 2 निगेटिव चार्ज किसी आदमी के सर पर कैसे आ सकता है? इसका मतलब है सर कार्बन और ऑक्सीजन में से शायद ऑक्सीजन ने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट किए हैं सर, बाहर से एक्सेप्ट किए हैं। इसका मतलब यह हुआ सर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 निगेटिव चार्ज है, दैट मींस 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड, तभी इसके ऊपर 2 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इसका मतलब जो इनके खुद के हैं वो तो है ही, साथ में 2 एक्स्ट्रा और हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 2 एक्स्ट्रा और हैं तो 44 प्लस 2 यानी कुल मिला के 46 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सो द करेक्ट आंसर, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, प्रोटॉन्स 44, न्यूट्रॉन्स 44, इलेक्ट्रॉन्स 46 एंड न्यूक्लियॉन्स 88। ये मेरा सही आंसर होना चाहिए। जल्दी से बताओ क्या सही हुआ सबका? शाबाश।
बहुत बढ़िया, इजी, इजी था। नहीं, कार्बन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, देखो कार्बन भी अगर, हालांकि यहां पर तो ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया, लेकिन अगर कार्बन ने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो जोड़ने, यानी इफ यू आर हैविंग अ नेगेटिव चार्ज यू ऐड इलेक्ट्रॉन्स, इफ यू आर हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज यू निगेट यू सब्ट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे मेरी बात को? इसका मतलब यह हुआ कि आपके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो आप जोड़ दीजिएगा इलेक्ट्रॉन्स के कैलकुलेशन में। अगर आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आप कोई कैटायन है, तो ऐसे में वो जितने नंबर ऑफ कैटायंस चार्ज हैं वो आप माइनस कर दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन्स के केस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कैलकुलेशन में चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर हैं, ना वो बाहर निकलते हैं, ना बाहर से कोई अंदर आता है। क्लियर है ये वाली बात? इलेक्ट्रॉन्स वो लोग हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ टहलते रहते हैं, वो अपने हिसाब से बाहर भी निकल सकते हैं और वो बाहर से अंदर भी आ सकते हैं। अगर वो बाहर निकल गए तो पॉजिटिव चार्ज बचेगा, अगर वो अंदर आ गए तो नेगेटिव चार्ज बचेगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इन चार्जेस से वेरी करेंगे, लेकिन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के नंबर्स का इन चार्जेस से कोई लेना देना नहीं। क्लियर है? चलिए सर, एक सवाल मैंने कर लिया, एक और सवाल जैसा कि मैंने वादा किया था नाइट्रेट के बारे में मैं आपसे एक और बात कर लेता हूं फटाक से, ताकि सारे बच्चों को यह बात एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। नाइट्रेट के बारे में एक बार और बात कर लेते हैं। तो सपोज सेकंड एक सवाल और कर लेते हैं, नाइट्रेट आयन। इसको नाइट्रेट आयन कहा जाता है, यानी आप अगर याद रखते हैं तो इसको याद रखिएगा, दिस इज नाइट्रेट आयन, और ज्यादातर बच्चों को यह याद भी रहता है, नाइट्रेट आयन। चलिए ठीक, इसके बारे में सर कुछ नहीं सर, नाइट्रोजन लिख देते हैं और ऑक्सीजन लिख देते हैं। नाइट्रोजन को देखेंगे तो सर 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 ही न्यूट्रॉन होते हैं और 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर टोटल न्यूक्लियॉन्स की बात करें तो 14 होते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो अभी बताया था 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स और 16 हमारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं। क्लियर है? यानी अब अगर मैं दोनों को जोड़कर नाइट्रेट आयन बनाना चाहता हूं तो बहुत अच्छा लगेगा। सर नाइट्रेट आयन के अंदर अगर जोड़ा जाए तो नाइट्रेट आयन के अंदर कुल मिला के ऑक्सीजन क्योंकि 3 है तो 8 तिया 24, 24 और 7 31 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। इसी तरह से सर 24 प्लस 7 31 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, और इसी तरह से अगर मैं जोड़ूं तो 31 ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और अगर यहां पर जोड़ूं तो 16 इंटू 3 48 और ये 62 हमारे टोटल न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे। जो मेरा दिमाग कहता है वो यही कहता है, सर यही आंसर आना चाहिए। लेकिन अगर मैं फिर से ध्यान से देखूं तो मेरा आंसर में कमी है। कमी क्या है भाई? सर कमी क्या है? कमी ये है कि सर आपने ये नेगेटिव चार्ज तो देखा ही नहीं। नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, यानी कि ये जो 1 है, इस 1 के बारे में आप क्या बोल रहे हैं? ये नेगेटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड। तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया है तो इसका मतलब यह हुआ कि अब सिर्फ कैलकुलेशन में एक कमी है। जो इलेक्ट्रॉन्स आपने टोटल लिखा है उसमें एक और जोड़ देना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने आने चाहिए? सर इलेक्ट्रॉन टोटल 32 आने चाहिए। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स 31 है। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 31 है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 32 हैं। और न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 62 हैं। ये सारे आंसर मेरे आ गए, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सर ये भी बेसिक सी एक इंफॉर्मेशन है, बेसिक सा एक सवाल है, बिल्कुल है, बिल्कुल बेसिक सा एक सवाल है। इसमें अब एक कैटेगरी ऊपर जा सकते हैं आप, एक कैटेगरी थोड़ी सी इंप्रूव कर सकते हैं, और उसके बारे में बात करता हूं मैं। बहुत सारे बच्चों ने सही किया। तो अब ये बताओ जल्दी से यस और नो लिख के, बचे हुए ये 4 सवाल जो थे ये होमवर्क में कर सकते हो तुम। जल्दी से हाँ या ना में जवाब दे दो। ये बचे हुए सवाल आपने, एक बच्चा लिख रहा है न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स तो 62 ही थे ना यार, न्यूक्लियॉन भी बढ़ा दोगे क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मैंने बताया चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता यार। न्यूक्लियॉन्स के नंबर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स डिसाइड करते हैं, और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के नंबर्स का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। सो द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे आर व्हाट? दे आर एक्चुअली 62। सो दैट मींस टोटल न्यूक्लियॉन 62 है। बात खत्म। क्लियर है? बिल्कुल कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे जवाब लिख रहे हैं, बिल्कुल हम कर लेंगे, और यही है, यही है। अभी यही कोई बच्चा 11th के होते ना छोटे बच्चे, तो कहते नहीं सर एक और करा दो सर, प्लीज सर एक और करा दीजिए सर। तुम क्या सोच रहे हो? तो हो सकता है तुम्हें समझ में आ गया हो, इसलिए तुम कह रहे हो सर मैं कर लूंगा। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनको ये लग रहा हो एक सेकंड यार पता नहीं हम खुद से करके कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन वो फिर भी यस लिख रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हम करेंगे भाई, ये इजी हम करके देखेंगे, हम खुद से कोशिश करेंगे। जिन बच्चों ने अभी से ये हैबिट बना ली ना, वो मुश्किल जगहों पर भी टीचर का सपोर्ट करेंगे, मुश्किल जगहों पर भी वो टीचर का साथ देंगे, और वो देखेंगे कि उनको कितना फायदा हो रहा है।
क्लियर? चलिए सर और बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जिन आयंस के बारे में मैं बात करना चाह रहा था वो ये है। मैं चाह रहा हूं कि आप ये कुछ कैटायंस और एनायंस हैं, आप इनको ध्यान रखिए। जैसे अगर मैं कैटायंस की लिस्ट की बात करूं तो दुनिया जानती है Na+ मेरा सोडियम आयन होता है, K+ पोटेशियम आयन होते हैं, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, सिल्वर आयन है, एल्युमिनियम आयन है, अमोनियम आयन है। अगर ना याद हो तो इसी के आगे खूबसूरत बात लिख देते हैं ताकि आप इसको याद रखें। क्यूप्रिक आयन, ये सारी हमारी खूबसूरत बातें हैं। कॉपर पर +2 चार्ज है तो वो क्यूप्रिक आयन बोला जाएगा, कॉपर पर +1 चार्ज है तो वो क्यूप्रस आयन बोला जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आयरन पर +2 का चार्ज है तो वो फेरस बोला जाएगा, और अगर आयरन पर +3 का चार्ज है तो वो फेरिक बोला जाएगा। बेरियम आयन, ये मैं ऐसा नहीं है कि सर आपने तो सारे लिखे ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए जो मुझे ध्यान रखने हैं। मैं चाह रहा हूं कम से कम इतनी बातें तो याद रखें। कोई गलती से भी कह दे फेरस 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 क्या होता है तो आप उसको बताइए फेरस आयन का मतलब है आयरन +2। अगर कहे फेरिक 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 क्या होता है तो आप बताइएगा आयरन +3। क्लियर है? तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप इन लोगों के नाम जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखें। बिल्कुल उसी तरह से आप इन एनायंस के नाम भी याद रखेंगे, इन एनायंस के नाम भी याद रखें। ठीक है? मास नंबर और न्यूक्लियॉन सेम होते हैं, बिल्कुल सही। मास नंबर एंड न्यूक्लियॉन्स आर सेम। एक बच्चा लिख रहा है सर समझ नहीं आ रहा है। हाँ दिक्कत तो है यार। अब देखो इसका इसके एक दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये कि ना समझा जाए, है ना, ये भी एक तरीका है कि भाई ये बहुत टफ है सर, इतना टफ कुछ चल रहा है सर, प्रोटॉन्स कैसे गिन लेते हो सर, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं प्रोटॉन को कैसे गिन लेते हो। तो ये टफ तो है यार। अब इसके लिए भी थोड़ा समय लगेगा। अब सोच रहे हैं अभी और आसान तरीके से, धीरे धीरे करके समझो बात को। अब आगे चल के जो चीजें आएंगी वो बहुत सिंपल आएंगी, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अभी बहुत टफ चल रहा है, आप समझ रहे हैं, अभी बहुत टफ चल रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकाले, वाह माई गॉड। तो ठीक है, अबे थोड़ा जोर लगाओ बे। अभी भी रोने धोने की आदत बना के रखोगे कैसे? नहीं समझ में आ रहा है। अरे तुम्हें कार्बन नहीं पता है? नहीं पता है तो यही तो तुम्हारा वर्क है आज का। तुम्हें मैंने लिख के दिखाया ना वो टेबल एक कि कार्बन में कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। अगर रोना ही है तब तो बात खत्म, और अगर कुछ करना चाहते हो तो आज ही उस टेबल को रट डालना, तो उसके बाद नहीं रोगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो बच्चा तरीके से तैयारी करेगा ना, उसको समझ में आ जाए। वो ब्लेम गेम जो होता है ना कि सर ये आपने नहीं, सर ये आपने, दोबारा बताइए सर दोबारा, जिसको ये ब्लेम गेम खेलना वो कुछ नहीं करेगा, वो इस बार भी कुछ नहीं करेगा। और जिसको ये समझ में आ जाए कि ये मास्टर कुछ नहीं करने वाले, ये सिर्फ आएंगे, ये बताएंगे, ये पढ़ो, बात खत्म, हमें खुद से करना है। तो जिसने ये बच्चे ने ये समझ लिया कि उसको खुद से करना है, बस आप समझ लीजिए वो सब कुछ करके दिखाए। तो इसलिए कोशिश करनी पड़ेगी भाई, कोशिश करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलिए चलिए, तो अब ये कुछ आयंस, अब मैं इनके नाम तुम्हारे सामने लिख रहा हूं जो लिखे गए, जो जो कि सिंपल है, जो कि आपको ध्यान रखने। क्या? क्लोराइड आयन की अगर आप बात करें तो ये Cl- होता है। ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ये तो सारे बड़े कॉमन से हैं। ये कार्बोनेट आयन इंपॉर्टेंट है, कार्बोनेट आयन इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चों को दिमाग से निकल जाता है, ये ध्यान रखें। सारे नहीं लिखे हैं, बस कुछ मुझे जो चाहिए होते हैं जनरली। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें बहुत कुछ पढ़ा दिया जाता है, कैसे बनाए जाते हैं ये नाम वगैरह सब, उनकी IUPAC सब बताई जाती है। लेकिन अभी के लिए जो हमें याद रखने हैं वो ये है सल्फेट आयन, ये भी इंपॉर्टेंट है सल्फेट आयन। दूसरा है हमारा सल्फाइट आयन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं। सल्फाइट, ये टी है, टी, सल्फाइट, ये सल्फेट है, ये सल्फाइट है। सल्फेट इज SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइट इज SO3 2 नेगेटिव। क्लियर? तीसरा है सल्फाइड, एक है सल्फेट, एक है सल्फाइट, और एक है सल्फाइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं। सल्फाइड का मतलब है S2 नेगेटिव, सल्फाइड का मतलब है S2 नेगेटिव। क्लियर? चलिए, नाइट्रेट आयन, अभी बात हुई थी, NO3 नेगेटिव होता है। नाइट्राइट, T, NO2 नेगेटिव। समझ रहे बात को? N3 नेगेटिव नाइट्राइड, N3 नेगेटिव जो है वो नाइट्राइड आयन होता है। HSO4 नेगेटिव हाइड्रोजन सल्फेट आयन, HSO4 नेगेटिव इज हाइड्रोजन सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव इज सल्फेट। ठीक है? इसी तरह से फॉस्फेट आयन, PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फाइड अगर होगा तो P3 नेगेटिव। ये कुछ लोग हैं, ये ऑक्सिलेट जिसके बारे में अभी हमारी बात हुई थी, ये कुछ लोग हैं जिनके नाम मैं चाह रहा हूं आप याद रखें। सब लोग पहले इसको एक नजर में देख लें, अगर नोट करना चाहते हैं तो इसको अभी नोट कर लें।
सर 34 होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसी बातें कर रहे हो, किस जगह पर 34 होगा? इस जगह के लिए कह रहे हो, यहां पर कह रहे हो नाइट्रेट के अंदर कुछ भी? अरे भाई नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 24 7 31 और एक बाहर से नेगेटिव चार्ज आ गया 32। गजब लल्लू आदमी हो, इसको याद रखना। क्लियर है? जल्दी से बता दो, ये वाली बात सबके समझ में आ गई? यानी हमें ये आयंस के नाम याद रखने हैं, धीरे धीरे करके ये अपने आप याद भी हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ कमाल नहीं है। हाँ, मैं ये चाह रहा हूं कि याद करने के लिए कुछ कुछ नाम ऐसे हैं जो जल्दबाजी में गलती करते हैं, उनको याद रखिए। एक ये सल्फेट गड़बड़ करता है, सल्फाइट आयन, और एक ये सल्फाइड आयन गड़बड़ करता है, एक ये फॉस्फाइड आयन गड़बड़ करता है, और एक ये नाइट्राइड आयन गड़बड़ करता है। ये कुछ ऐसे हैं जो बोलने में गड़बड़ करते हैं, कई बार जल्दबाजी में गलत भी हो जाते हैं, तो इसलिए इनको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सर अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला ऑफ अ सॉल्ट। सॉल्ट का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है? बहुत आसान है, सब लोग 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। 9th की चीज तुम्हारे सामने रख रहा हूं, सिलेबस में भी नहीं है कि यह पढ़ाया जाए तुम्हें 12th पास स्टूडेंट को, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ बच्चों को यह बात पता होनी चाहिए। लेकिन फिर वही है, मैं क्या बता पाऊंगा फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट में? सर कितने फॉर्मूले आप करा देंगे? अरे मैं 1 2 सवाल करा दूंगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ तरीका बता दूंगा, आपको आगे के लिए अपने आप ध्यान रखना पड़ेगा। तो सॉल्ट का फॉर्मूला जब भी कभी आपको निकालना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत आसान। सॉल्ट का फॉर्मूला निकालने के लिए जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इस सॉल्ट का मुझे फॉर्मूला बनाना है, सोडियम क्लोराइड। तो तरीका क्या होगा? तरीका यह है कि सर सबसे पहले आपको सोडियम आयन लिखना है। क्या बताया था मैंने? सोडियम आयन +1 होता है, याद है? और फिर आपको क्लोराइड आयन लिखना है। क्लोराइड के बारे में क्या बताया था? -1 होता है। तो सोडियम हमारा +1 है और क्लोराइड हमारा -1। तो जब आप फॉर्मूला तैयार करेंगे तो तरीका क्या होगा? Na को इसके नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोराइड को इसके नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा फॉर्मूला तैयार होगा वो क्या होगा? Na को भी 1 से मल्टीप्लाई किया, Cl को भी 1 से मल्टीप्लाई किया, सो द फॉर्मूला इज NaCl। और ये जो बदतमीजी आप कर रहे हैं, ये सिर्फ चार्ज न्यूट्रलिटी को दिमाग में रख के कर रहे हैं, कोई केमिस्ट्री नहीं है इसके अंदर। कैटायन और एनायन मिलकर जो सॉल्ट बनाएंगे, जिसको न्यूट्रल कहा जाता है, वो न्यूट्रल ही तभी बनेंगे जब कैटायन के चार्ज को कैटायंस के एनायंस के नंबर से और एनायन के चार्ज को कैटायंस के नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, ताकि कैटायनिक एनायनिक चार्ज बराबर हो। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी, ऑल दी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल। क्लियर? समझ में आई बात? इसी तरह से एक आध और मैं बना के दिखा देता हूं, उल्टे सीधे, बिल्कुल आसान आसान से। मान लीजिए वो कहता है भाई मुझे जो है वो कैल्शियम सल्फेट, कुछ भी ले लो यार, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला बताइए। तो मैंने कहा बिल्कुल अभी आपको बताते हैं, लेकिन ये हम कर क्यों पा रहे हैं? क्योंकि मुझे आपने कुछ याद करने के लिए बोला है, वो मैंने याद कर रखा है। अगर आप कैल्शियम की बात करते हैं सर कैल्शियम हो गया, सल्फेट की बात करते हैं तो ये सल्फेट हो गया। चार्जेस का जहां तक सवाल है, सर कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है और सल्फेट के ऊपर -2 का चार्ज होता है। अब क्या करेंगे? सर कैल्शियम के नंबर सल्फेट के आयंस चार्ज से और सल्फेट के नंबर कैल्शियम के चार्ज से निकाले जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो द फॉर्मूला इज Ca2SO4 होल ट्वाइस। देख रहे हैं आप ये, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज CaSO4। सर कैल्शियम सल्फेट इज CaSO4। बिल्कुल आसान है, सबको ये बात समझ में आ रही है, कहीं कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहे हैं, बहुत सीधा सा ही। अगर ये समझ में आ गया है तो आप मुझे जल्दी से इन कुछ सॉल्ट्स के फॉर्मूले लिख के दिखा दीजिए, और इस तरह के सैकड़ों सॉल्ट्स बन सकते हैं। मैं इस चक्कर में टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ तुम्हें बताना था कि ये फॉर्मूले बनते कैसे। जैसे सोडियम नाइट्रेट, तरीका क्या है? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम पर +1, नाइट्रेट पे -1, सोडियम को इससे, नाइट्रेट को इससे, एंड द फॉर्मूला इज NaNO3। शाबाश, क्लियर है? इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो NaNO3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम लिखा, फॉस्फेट लिखा। अब सवाल कौन कर पाएगा? सवाल वही कर पाएगा जिसको पता है कि कैल्शियम पर क्या चार्ज होता है और फॉस्फेट पर, वो अभी आप टेबल से याद कर लेंगे। कैल्शियम मैंने बताया था, कैल्शियम आयन होता है +2 चार्ज का, और फॉस्फेट आयन होता है -3 चार्ज का। अब सर इसको इससे
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैल्शियम को 3 से मल्टीप्लाई किया Ca3 हो गया, और फॉस्फेट को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो दिस इज Ca3PO4 होल ट्वाइस, सो दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर है? एल्युमिनियम फॉस्फाइड, सर ये आपका एल्युमिनियम है, ये आपका फॉस्फाइड है। एल्युमिनियम पर +3 का चार्ज है और फॉस्फाइड पर -3 का चार्ज है, तो ऐसे में एल्युमिनियम को इससे, फॉस्फाइड को इससे मल्टीप्लाई किया, सर दिस इज Al3p3, दिस इज Al। क्लियर? समझ में आ गया? कुछ भी इस तरह के दुनिया भर के फॉर्मूले आप अपने आप बता सकते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है ये जो टेबल है मेरी, वो टेबल ध्यान रखें। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये कुछ कुछ लोग हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से सवालों की अगर बात करें तो इसी तरह से वो और भी उल्टे सीधे सवाल बना के आपसे पूछ सकता है। मान लीजिए वो आपसे कहे कि भाई अब मुझे बताइए फेरस ऑक्सिलेट, ऐसे आ गया फेरस ऑक्सिलेट, वो आपसे पूछना चाह रहा है क्यूप्रिक क्लोराइड, ये फॉर्मूला पूछ रहा है क्यूप्रिक क्लोराइड। समझ रहे बात को? तो इस तरह करके और भी अपने मन से कुछ भी पूछना चाह रहा है। अब एल्युमिनियम हाइड्रोजन सल्फेट, कुछ भी, तो ऐसे में अगर मुझे इनके नाम लिखने हो तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो आप इनका नाम कैसे लिखेंगे? तो सर बड़ा आसान है। अगर मैं फेरस ऑक्सिलेट की बात करूं तो फेरस आयरन हो गया और ऑक्सिलेट हो गया C2O4। फेरस का चार्ज था +2, ऑक्सिलेट का चार्ज था -2, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? FeC2O4, दिस इज Fe2C2O4 होल ट्वाइस, तो दिस इज FeC2O4। क्लियर? इसी तरह से अगर आप यहां पर बात करें क्यूप्रिक क्लोराइड, सो दिस इज कॉपर, दिस इज क्लोरीन, क्यूप्रिक +2, क्लोराइड -1, सो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एंड दिस इज CuCl2। समझ में आ रहा है? एल्युमिनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये एल्युमिनियम हो गया, ये हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। एल्युमिनियम का चार्ज +3 और हाइड्रोजन सल्फेट -1, एल्युमिनियम को इससे मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन सल्फेट को इससे मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज AlHSO4 होल थ्राइस। कैलमुन, समझ में आ गई बात? सबको ये बात समझ में आ गई? यानी CuCl3 नहीं बेटा, CuCl2। क्यूप्रिक जो होता है वो +2 होता है, क्यूप्रिक इज +2, क्यूप्रस इज +1। समझ में आ गया? तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से फॉर्मूले भी निकाले जा सकते हैं। सारे बच्चों को ये फॉर्मूले भी आने चाहिए। यानी अब धीरे धीरे करके ये नहीं है कि मुझे आज ही ये याद करना है, मुझे ये याद नहीं करना है, मुझे ये मेन बात क्या करनी है, मुझे इन जो हमारे कैटायंस एनायंस हैं उनके नाम को ध्यान रखना है, ताकि आगे कभी कोई और फॉर्मूला आता है तो वो फॉर्मूले में खुद से बना सकूं, है ना, वो फॉर्मूले में खुद से निकाल सकूं, बस वो हमारा पर्पस। चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर जो बातें करनी है हमें, वो करनी है कुछ और बेसिक डेफिनेशंस को लेकर, कुछ और बेसिक डेफिनेशंस को लेकर। जैसे कि ये नाम मेरे सामने आएंगे। देखो आज की क्लास बहुत जनरल है, जो हम कल से क्लासेस स्टार्ट करेंगे उसमें हमारी सारे डिस्कशंस आएंगे। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले गए किसी सैंपल में, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे निकाले जाते हैं, मोल वगैरह क्या होता है, तो ये सारी बातें कल की क्लासेस से स्टार्ट होंगी। आज मैं वो कुछ टर्म्स की बातें कर रहा हूं जो हमसे इस केमिस्ट्री में या फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं और बच्चा जो है वो गड़बड़ ना कर दे। तो उनमें से वो टर्म तो थे ही सर, वो मैटर, नॉन मैटर और ये सब, वो तो मैंने तुम्हें होमवर्क टेस्ट तुम्हारा ले ही लिया। अब मैं कुछ अपने मन से भी कुछ और पॉइंट्स कराना चाह रहा हूं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट है मेरा डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या डेफिनेशन? सर ये तो जगह जगह किताबों में लिखी गई है कि आइसोटोप का मतलब है ऐसे दो लोग जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। बिल्कुल सही। काम की बात जानते हो? काम की बात यह है आइसोटोप सेम एलिमेंट के ही होते हैं।
किसी एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग ऐसे एटम्स जिनके मास नंबर अलग अलग हो लेकिन प्रोटॉन्स यानी एटॉमिक नंबर सेम। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, यानी आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के ऐसे दो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो यानी प्रोटॉन्स तो सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो। अब बताओ इस चीज से क्या नतीजा निकाला जा सकता है? मैं तुमको मेंस लेवल पर एक बढ़िया सवाल बना सकता हूं, सिर्फ इस आइसोटोप के ऊपर मेंस लेवल पर। क्यों? क्या सवाल होगा? अरे सर ये तो कोई अच्छा सवाल है ही नहीं, दुनिया जानती। अरे यही तो बताना चाह रहे हैं, अगर उस एनटीए वाले को एक अच्छा सवाल बनाना ही है इसके ऊपर, अरे तो सर और भी ऑप्शन है ना यार बनाने के। आइसोटोप वो लोग होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स के नंबर हमेशा अलग होते हैं। यह भी एक पॉइंट हुआ सर। कैसे? अरे सर जब प्रोटॉन सेम है और मास नंबर अलग है, इसका मतलब न्यूट्रॉन्स तो अलग होंगे ही ना। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी इन दो बातों से एक बात कौन सी थी सर? पहली बात आपकी ये निकल के आ रही। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इतनी बेसिक बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन तुमने कभी ये रियलाइज नहीं किया है, ये तुम अपने दिल से जानते हो। तुमने ये तो याद किया सर सेम प्रोटॉन सेम प्रोटॉन सेम प्रोटॉन, लेकिन तुमने ये कभी नहीं याद किया कि डिफरेंट न्यूट्रॉन्स डिफरेंट न्यूट्रॉन्स डिफरेंट न्यूट्रॉन्स आइसोटोप्स कहलाते हैं। यानी सर इस पहली इंफॉर्मेशन से दैट इज सेम एलिमेंट सेम नंबर ऑफ सॉरी ये वाला नहीं ये वाली, ये सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये पहली इंफॉर्मेशन, और दूसरी डिफरेंट मास नंबर। इन दो बातों से यानी फ्रॉम 1 and 2 ये आ गई आपकी खूबसूरत बात। वो क्या है? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या नतीजा निकल के आया? डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। यानी आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स हमेशा डिफरेंट होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स तो सेम है और मास नंबर अलग है। मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। यानी मेरा पी तुम्हारा पी सेम, लेकिन मेरा पी प्लस एन तुम्हारा पी प्लस एन अलग, तो इसका मतलब है एन के नंबर भी अलग अलग होंगे ही होंगे। बताओ मेरी बात समझे? समझ में आ गया सबके? एग्जाम्पल आपके सामने है। यानी यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि भाई अगर मान लो सवाल आ जाए, सवाल आने के बाद उसने 4 ऑप्शन दे दिए। अब 4 ऑप्शन में मान लीजिए एक ऑप्शन आया आइसोटोप्स वो लोग होते हैं जो सेम एलिमेंट्स के होते हैं, ट्रू। आइसोटोप्स वो लोग होते हैं जिनके प्रोटॉन्स के नंबर सेम होते हैं, ट्रू। आइसोटोप्स वो लोग होते हैं जिनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं, ट्रू। ये तो बच्चों को बताइए। एक और ऑप्शन आ गया आइसोटोप्स वो लोग होते हैं जिसके न्यूट्रॉन्स के नंबर अलग अलग होते हैं। अब बच्चे ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। वो सोचेगा यार पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है, ये न्यूट्रॉन्स के नंबर अलग अलग होते हैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आप अकल लगाएंगे तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि न्यूट्रॉन्स के नंबर भी अलग अलग होते हैं। क्लियर है ये वाली बात? जैसे एग्जांपल लेते हैं 6C12 6C14, ये जो नीचे लिखा गया ये क्या होता है सर? ये मास नंबर। यानी अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? जो प्रोटॉन्स निकल के आ रहे हैं वो कितने हैं? अब प्रोटॉन्स हमारे और न्यूट्रॉन्स ऐसे लिख लेते हैं। तो प्रोटॉन्स कितने निकल के आ रहे हैं? सब प्रोटॉन्स हमारे आ रहे हैं 6। दोनों जगह प्रोटॉन्स हमारे 6 आ रहे हैं, है ना? दोनों जगह पर प्रोटॉन्स के नंबर 6 आ रहे हैं। लेकिन न्यूट्रॉन्स के नंबर अगर आप देखेंगे तो कितने आएंगे सर? एक जगह 6 आ रहा है और एक जगह 8 आ रहा है। सर दे आर नॉट सेम। प्रोटॉन्स के नंबर तो सेम है सर, लेकिन न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम नहीं। इसी तरह से यहां देखें 1 1 1, तीनों जगहों पर जो प्रोटॉन्स के नंबर हैं वो सेम आ रहे हैं सर। तीनों जगहों पर प्रोटॉन के नंबर 1 1 1, तीनों जगहों पर प्रोटॉन के नंबर सेम आ रहे हैं, तो दैट मींस दे आर 1 1 एंड 1। लेकिन न्यूट्रॉन्स के नंबर अलग अलग आ रहे हैं सर। पहले वाले केस में न्यूट्रॉन 0 है, दूसरे वाले केस में न्यूट्रॉन 1 है, और तीसरे वाले केस में न्यूट्रॉन के नंबर 3 आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर मास नंबर में से अगर 1 माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन्स के नंबर आ जाते हैं। क्लियर है ये वाली बात? सबको समझ में आ रही है? सबको ये वाली बात समझ में आई? तीसरी बात करते हैं सर। तीसरे वाले आदमी को अगर आप ध्यान से देखें तो सर ये मास एटॉमिक नंबर है, ये भी एटॉमिक नंबर है। यानी प्रोटॉन्स के नंबर तो सेम आ रहे हैं सर, दोनों जगहों पर प्रोटॉन्स के नंबर तो 17 है, लेकिन न्यूट्रॉन्स के नंबर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पहले वाले में 18 है और दूसरे वाले में 20 है। क्लियर है? यानी न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या हुआ? आइसोटोप वो साहब हैं जो ये बताते हैं हमारे प्रोटॉन सेम, लेकिन हमारे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स अलग। ये तो बच्चे याद करके जाते हैं, लेकिन वो ये अकल नहीं लगाते कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तभी अलग होंगे जब न्यूट्रॉन भी अलग हो, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम है। क्लियर है? अगर प्रोटॉन सेम है तो P प्लस N अलग इसलिए है क्योंकि N अलग है। समझ में आ गई बात? चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ आइसोबार्स।
आइसोबार्स के बारे में क्या बोला जाता है सर? आइसोबार्स के बारे में बोला जाता है, अब बिल्कुल क्लियर है, वो लोग सेम एलिमेंट के थे, आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, यानी डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बट सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यानी आइसोबार्स का मतलब क्या हुआ सर? न्यूक्लियॉन्स तो सेम है, न्यूक्लियॉन्स के नंबर यानी मास नंबर इज सेम, लेकिन प्रोटॉन्स आर डिफरेंट। अब तुम अकल लगा के बताओ, मास नंबर अगर सेम है तो प्रोटॉन्स अगर अलग हैं तो न्यूट्रॉन्स के बारे में सर न्यूट्रॉन्स भी अलग होंगे सर, क्योंकि P प्लस N अगर मेरा और तुम्हारा अलग अलग है, जिसमें मेरा P और तुम्हारा P भी अलग है, तो मेरा और तुम्हारा N भी अलग होगा। यानी डेफिनेशंस ऑफ आइसोबार्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बच्चे, जो बच्चे याद ही नहीं रखते या कभी वो उस तरह से तवज्जो ही नहीं देते, वो क्या है सर? देखिए ऐसा है, हमारा प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम होंगे, लेकिन हमारे प्रोटॉन सेम नहीं होंगे, इतना याद करके चले जाते हैं। अरे भाई ये भी तो याद करो कि प्रोटॉन अगर सेम नहीं है तो न्यूट्रॉन्स भी सेम नहीं होंगे, तभी तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन के नंबर सेम है। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इस बात को ध्यान रखेंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर अलग हैं, लेकिन इनका सम सेम, जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। यानी सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन सेम है लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग अलग। समझ में आ गई बात? सबको ये बात समझ में आ गई? हां, इलेक्ट्रॉन्स भी बिल्कुल, आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट। क्लियर है? चलिए सर, अगर हम चेक करना चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। एग्जांपल है सर, ये देखिए, अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सब सेम है सर। यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो हर जगह सेम है, लेकिन अगर मैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर की बात करूं तो सर यहां देखिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? 40। प्रोटॉन कितने हैं? 19। तो फिर न्यूट्रॉन कितने हैं? 21। सर यहां न्यूट्रॉन 21 है सर। क्लियर है? इधर आते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 40, प्रोटॉन कितने हैं? 20, न्यूट्रॉन कितने हैं? 20। इधर आते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 40, प्रोटॉन कितने हैं? 18, न्यूट्रॉन कितने हैं? 22। यानी कहने का मतलब यह हुआ, जो चीज सेम दिख रही है वो क्या है सर? ये हमारी सेम, दिस इज सेम, लेकिन ये हमारे डिफरेंट। और ये दोनों कौन है सर? ये दोनों मेरे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी हमें आइसोबार्स के लिए क्या बात ध्यान रखनी है? आइसोबार्स वो दो लोग हैं जिनके प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स तो सेम होते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ये सब अलग अलग होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स के नाम से एकदम साफ है, न्यूट्रॉन्स सेम होंगे, मेरे न्यूट्रॉन सेम हैं। सर एक सेकेंड, अगर न्यूट्रॉन सेम है तो प्रोटॉन्स के बारे में आप क्या कहते हैं? आप प्रोटॉन्स सेम हो भी सकते हैं? मैंने कहा यार कैसी बातें कर रहे हो, अगर न्यूट्रॉन सेम है और प्रोटॉन्स भी सेम कर दोगे तो फिर इसका मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स भी सेम होंगे, प्रोटॉन भी सेम है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी सेम है, अरे तो वो एलिमेंट सेम हो जाएगा ना यार। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप आइसोटोन्स की बात करते हैं तो आइसोटोन्स के लिए कहा जाता है आइसोटोन्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का अलग होना जरूरी है। कभी इस बारे में सोचा ही नहीं तुमने? मुझे खुद हैरानी है कि यार जेई एनटीए अगर उसको अच्छा सवाल बनाना है तो सिर्फ एक लाइन लिख देना यार, आइसोटोन्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच प्रोटॉन्स आर ऑलवेज डिफरेंट। बच्चे सोचेंगे यार अजीब बेवकूफ आदमी है, प्रोटॉन के बारे में बात कर रहा है, बातें तो आइसोटोन की हो रही हैं। और आइसोटोन में उसको यह बोलना चाहिए था कि न्यूट्रॉन्स आर सेम। ये प्रोटॉन में क्यों घुस गया? क्योंकि वो एनटीए तुम्हारा दिमाग चेक करना चाह रहा है। वो कह रहा है भाई साहब देखिए, आइसोटोन में प्रोटॉन्स अलग होंगे ही होंगे, ये सही है कि नहीं? हमारा आंसर क्या है? आइसोटोन वो लोग होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं। अब अगर प्रोटॉन भी सेम हो गए तो इसका मतलब न्यूट्रॉन सेम, प्रोटॉन सेम, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी सेम। अरे प्रोटॉन भी सेम है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी सेम है, अरे तो फिर वो एलिमेंट भी तो सेम हो गया ना यार। मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब है अगर न्यूट्रॉन सेम है तो प्रोटॉन सेम मत बोलना, क्योंकि प्रोटॉन सेम नहीं हो सकते। मेरी बात सब लोग समझे? इसका मतलब यह हुआ सर, अगर मैं आइसोटोन्स की बात करूं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास नंबर। सर प्रोटॉन्स अलग होंगे, न्यूट्रॉन्स अलग होंगे, सर ये मास नंबर भी अलग होगा, लेकिन सेम क्या होगा सर? सेम न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स आर सेम। ये तीसरी बात। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे क्योंकि प्रोटॉन्स भी डिफरेंट है। किसी ने कभी इस तरह से लिखा ही नहीं, बुक्स में सिर्फ डेफिनेशन लिख के चले गए कि भाई आइसोटोन्स वो लोग हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते, बात खत्म। अरे यार, अकल लगाने वाले ने कभी अकल ही नहीं लगाई। एनटीए कितना खूबसूरत ऑब्जेक्टिव बना के दे सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। कितना खूबसूरत ऑब्जेक्टिव, लोगों को सोचना पड़ेगा उस सवाल के अंदर। यानी अगर मैं इसी आइसोटोन पर एक छोटा सा मान लीजिए आपसे कहूं कि भाई साहब ये देखिए, ये आ गया आपका छोटा सा सवाल, ऐसे कुछ भी बना के, और ये आपसे धीरे से उसने कहा कि भाई मैं आपसे जो है ये पूछने जा रहा हूं 2027 में। क्या सवाल पूछ रहा है? नंबर ऑफ, या ऐसा ले लेते हैं, और तुम मुझे मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए छोटा सा लिख रहा हूं, इन आइसोटोन्स। ठीक है, पहली प्रोटॉन्स डिफरेंट, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन्स सेम, इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट, न्यूट्रॉन्स सेम, न्यूक्लियॉन्स डिफरेंट। आप बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है फॉर आइसोटोन्स? कितना खूबसूरत सवाल है। लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, वो सोचेंगे यार आइसोटोन तो बहुत सिंपल सी चीज होती है, मैंने तो कभी इतना अकल ही नहीं लगाई। अब सोचिए जो समझदार है वो समझ रहा है यार, ये भाई जिस लेवल पर बातें कर रहे हैं सर, ये प्रयास बैच है सर, ये कोई बच्चों का खेल तो है ना सर कि 11वीं के बच्चों को मैं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन गिनवाया का किनारे हो जाओ। अरे सर मुझे बातें समझनी है सर, क्योंकि अभी से समझना शुरू करूंगा तब जाके उस लेवल पे पहुंचूंगा। आप समझ रहे हैं? तो इस बेसिक चीज के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें निकालनी है, और बस यही एक आदत अगर हमने बना ली तो आप समझ रहे हैं, पेपर आप प्रिडिक्ट करेंगे और वही पेपर आपसे एग्जाम में पूछा जाए। और ऐसा हर बार होता है। जो हम लोग जो क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, ये कई सवाल तो ऐसे हैं जिसमें ये लिखा जाता है जेई 2026, जेई 2025, ऑलमोस्ट सिमिलर सवाल जो बिल्कुल नहीं। देखो ऐसा है, सवाल तो सारे वही पुराने होते हैं जो वो पूछता है, लेकिन कुछ नया अगर आ गया तो वो नया क्लास के नोट से मिल जाता है, क्योंकि हम क्लास में बहुत सारी बातें ऐसी चीजें करते हैं जो सिंपल होती हैं लेकिन कभी एनालाइज नहीं की होती। तो अगर वो पूछता है कि आइसोटोन्स में कौन कौन सी चीजें सत्य हैं, तो सर प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं, ट्रू। यानी अगर मैं पहली बात करूं तो पहली बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ट्रू। न्यूट्रॉन्स डिफरेंट, गलत बात सर। अगर आप आइसोटोन की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन्स तो सेम होंगे ही, इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे सर। कैसी बातें कर रहे हैं सर, जब प्रोटॉन्स डिफरेंट है तो इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, ट्रू, बिल्कुल सही है। अगर आप न्यूट्रॉन्स की बात करें तो न्यूट्रॉन्स सेम होंगे, बिल्कुल सही, बिकॉज दे आर आइसोटोन्स। और न्यूक्लियॉन्स की बात करें तो न्यूक्लियॉन्स तो डिफरेंट होंगे ही होंगे, क्योंकि अगर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, सॉरी न्यूट्रॉन्स सेम है और प्रोटॉन्स डिफरेंट है, तो उनका सम तो अलग होगा ही होगा। सो द ट्रू स्टेटमेंट्स आर 1, 4, 5 एंड 6। शाबाश, बहुत सारे बच्चे सुन रहे थे और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं। जल्दी से बताओ क्या ये वाली बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है? ये इस बेसिक बात के अंदर भी कुछ छोटी छोटी चीजें क्या तुम्हें ये सीखने को मिल रही है कि अच्छा ये तो हमें सोचना चाहिए था यार। मेरी बात समझ, मैं ये नहीं कहता तुम्हें आता नहीं, लेकिन इन चीजों को भी ध्यान रखना था, इन चीजों को भी पूछा जा सकता था। क्लियर है? क्लियर है? इलेक्ट्रॉन्स आर नेसेसरली डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर नेसेसरली डिफरेंट बिकॉज प्रोटॉन्स आर डिफरेंट। हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, आइसोटोन्स की बात कर रहे हैं, तो आइसोटोन्स के अंदर हम जनरली ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिसमें जो एक एलिमेंट के फॉर्म में लिया जा रहा है ना। वो ऐसे भी सवाल तो फिर वैसे भी पूछ सकता है ना यार, कोई अलग अलग आयंस ले लेगा, कार्बोनेट आयन, फलाना नाइट्रेट आयन, तो उसके अंदर न्यूट्रॉन्स टोटल गिनने पड़ेंगे। मैं किसी एलिमेंट के लेके अगर बात करूं तो दो एलिमेंट्स एक दूसरे के आइसोटोन्स इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं। क्लियर है? चलिए सर और बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आइसोडाइफर्स, डेफिनेशन ऑफ आइसोडाइफर्स।
आइसोडाइफर्स, हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं भाई। ऐसे तो आइसो इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे सर? दो अलग अलग लोग हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर भी 50 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, फलाना साहब के अंदर भी 50 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं वो कैलकुलेशन पर नहीं जा रहा हूं, मैं तो सिर्फ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं कि कार्बन, कैल्शियम, पोटेशियम, रुबीडियम, फगाना धमाका, इन लोगों के अंदर न्यूट्रॉन्स कब सेम है, प्रोटॉन्स कब सेम है, और इनको किस तरह से डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है ना? तो अगर मैं डेफिनेशन ऑफ आइसोडाइफर्स की बात करता हूं तो आइसोडाइफर्स वो लोग होंगे जिनमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो अंतर है वो सेम होगा। यानी प्रोटॉन मेरे तुम्हारे सेम होंगे कि नहीं? प्रोटॉन मेरे तुम्हारे सेम, सवाल ही पैदा नहीं होता सर, क्योंकि अगर प्रोटॉन मेरे और तुम्हारे सेम हो गए सर तो हम आइसोटोप बन जाएंगे सर। ये सब सोचो, क्या मेरे और तुम्हारे न्यूट्रॉन सेम हो सकते हैं? सर जब मेरे और आपके प्रोटॉन सेम नहीं है तो मेरे और आपके न्यूट्रॉन भी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यानी आइसोडाइफर वो लोग हैं जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो सर प्रोटॉन सेम हो नहीं सकते, न्यूट्रॉन्स भी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि डिफरेंस सेम होना है। इसका मतलब आइसोडाइफर्स में प्रोटॉन सेम नहीं, न्यूट्रॉन सेम नहीं, इलेक्ट्रॉन सेम नहीं, अगर मैं किसी एलिमेंट को लेकर बातें कर रहा हूं। क्लियर है? तो फिर सेम क्या है सर? सेम है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो डिफरेंस है वो सेम है सर। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? जिसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, अगर आप 92U238 को देखें तो सर दिस इज, अगर प्रोटॉन्स की बात करें तो दोनों जगहों पर प्रोटॉन्स, एक जगह 92 है, एक जगह 90 है। न्यूट्रॉन्स की बात करें तो इधर न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, 8 में से 2 गए 6, और इधर आ गए आपके 13 में 9 गए हैं 4, 146, और दूसरे वाले में आ जाएंगे 4, एंड दैट इज 144। क्लियर है? ये 144। तो अब अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 146 में से 92 गए और 144 में से 90 गए, तो जो डिफरेंस निकल के आएगा वो कितने आएंगे सर? ये आ जाएगा आपका 54 और ये आ जाएगा आपका 54। यानी डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे आर सेम। क्लियर है? जल्दी से बता दो क्या ये वाली बात सबके समझ में आ गई? 5 मिनट टॉक, एक बच्चा कह रहा है 5 मिनट टॉक, एक बच्चा लिखा है ब्रेक। देखो ठीक है, अब यूट्यूब पर तो कुछ वैसे भी हम नहीं कर सकते, तो ये तो सारी पब्लिक आती है जो हर तरह से टहलते टूलते जहां घूमते फिरते चले आए। मैं सिर्फ तुमको इतना ही बताऊंगा, जो हमारी एक्चुअल क्लासेस ब्रेक में ऐप पर स्टार्ट होने वाली हैं, जो कल से स्टार्ट होंगी, वो बच्चे, उसमें वही बच्चे आएंगे जिन्होंने बैच परचेज कर रखा है ना, तो वो बच्चे जब आएंगे तो उस टाइम पर भी ये इस तरह की हरकतें बैच में बिल्कुल नहीं चाहिए कि एंड कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, ये बिल्कुल नहीं होगा। टाइम पर ही क्लासेस शुरू होंगी, टाइम पर ही खत्म की जाएंगी, वो अपने हिसाब से 2-4 मिनट ऊपर नीचे चलेगा। तो यहां पर जिस बच्चे को भी ब्रेक चाहिए वो क्लास बंद करके जा सकता है, खत्म हो गया, टीवी बंद कर दीजिए, हो गया ब्रेक। ठीक, इसी तरह से इन सब लोगों को आप चेक कर सकते हैं। तो प्रोटॉन्स अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं सब लोगों का आंसर नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ यहीं से समझाना चाह रहा हूं, प्रोटॉन सेम नहीं, न्यूट्रॉन सेम नहीं, लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस सेम। तो यानी मेरे लिए आइसोडाइफर्स, किताबों में आइसोडाइफर्स सिर्फ ये होता है, मेरे लिए इसका इंटरप्रिटेशन ये भी होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमें इन बातों को बहुत, अब हर चीज को बहुत घुस घुस कर एनालाइज करना चाहिए, और मुझे नई नई बातें निकल के आनी चाहिए, नई नई चीजें निकल के आनी चाहिए, जिसको मैं जिस सवालों में यूज कर सकता हूं। ठीक है सर, जेई ने तो नहीं पूछा, अरे कोई बात नहीं यार, जिस साल पूछ लेगा उस साल तुम्हें लगेगा अरे वाह यार, सर ने तो हमें बताया था कि भाई इन चीजों का ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है सर, लेकिन हम सोचे नहीं कभी, हमने तो सिर्फ डेफिनेशन याद कर ली, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आइसोटोन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम आइसोबार, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम सेम आइसोबार्स। समझ रहे बात को सर? अगर डिफरेंस प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सेम तो आइसोडाइफर। लेकिन इनके बातें इनके अलावा भी हैं सर, उन बातों को भी एक बार समझ लेना चाहिए। क्लियर है सबको? ये वाली बात समझ में आ गई? अगर ये सबके समझ में आ गया है तो मैं अब इसके अलावा ये कुछ 4-5 सवाल हैं जो होमवर्क में और आपको देने वाला हूं, ये भी आपका एक होमवर्क होगा, इनको भी आप चेक करेंगे, ये भी आपका एक होमवर्क होगा, इसको भी आप करने की कोशिश करेंगे, ये भी आपका एक होमवर्क होगा, इसको भी आप करने की कोशिश करेंगे, ये भी एक होमवर्क होगा, इसको भी करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ होमवर्क हैं जो आपको मैं देना चाह रहा हूं, ये 5 होमवर्क जो हैं इनको भी आप करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे, बहुत बेसिक लेवल पर डिस्कशन थी, बहुत साफ सुथरा था। एक बार जल्दी से चैट में बता दो, क्या आज की क्लास की सारी बातें समझ में आ गई हैं? मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें पहले से आती थी कि नहीं, क्या आज की बातें तुम्हें सारी समझ में आ गई हैं? तुम्हें समझ में आया कि सर इतनी बेसिक चीजों में भी चीजें सोचने की हैं,
जो अगर मैंने शुरू कर दी तो मुश्किल मुश्किल बातों में कितनी सारी ऐसी बातें निकल के आएंगी कि मजा आ जाएगा सर सोच। और फिर वो जो कमियां लास्ट टाइम थी वो कमियां दूर हो जाएंगी सर। इस बार उम्मीद है कि कुछ बेहतर कर सकते हैं। शाबाश। क्लियर है? यस सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत सारे बच्चों को ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। बहुत अच्छे समझदार बच्चे हैं। कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, लग के काम करेंगे। और मैं एक ही बात बोलूंगा, सिर्फ सीधी सी बात, मोटिवेशन की जरूरत सिर्फ तुम्हें नहीं हमें भी होती। आप समझ रहे बात को? और हमारा मोटिवेशन तुम्हारी बात से ही आता है। तो तुम कभी भी हमें डाउन दिखाई देते हो, लो दिखाई देते हो, तो ये टीचर्स का फर्ज बनता है कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट करें। लेकिन कभी टीचर्स भी आपको डाउन दिखाई दे सकते हैं, लो दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे में बच्चे के अंदर भी वो जोश नजर आना चाहिए, ताकि टीचर भी कहा इसी की तैसी करके दिखाते हैं। समझ रहे बात को? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये एक म्यूचुअल प्रोसेस होगा जिसमें दोनों लोग मिलकर कोशिश करेंगे। बाकी यही है यार कि अब बड़े हो गए सर, ये पल पल मोटिवेट करना सर, ये सब बेकार की बातें हैं सर। हम अपना काम कर रहे हैं सर, हम मोटिवेटेड हैं। आज जब कभी बहुत बुरा कुछ हुआ तो बात कर लेंगे, अदरवाइज सर हम सब कर लेंगे। हम इस बार कोशिश करेंगे, इस बार कर लेंगे। शाबाश। FSGH, हाँ, ये सब जो बातें तुम लिख रहे हो, ये सब कहाँ पता होती हैं लोगों को? तो ये धीरे धीरे करके आएंगी। FSGH क्या होता है, OAG AAG क्या होता है, आप समझ बात को? एक लाइन अंग्रेजी की वगैरह वगैरह, बर्तन की आवाज, ढुर, सब कुछ ये धीरे धीरे करके बच्चों को पता चलेगा। और रिपीटर बैच के बच्चे तो बहुत ही अच्छे बच्चे माने जाते हैं, जो कि काम करते हैं, जो कि कोशिश में लगे रहते हैं। ये नहीं है कि यार रोना धोना नहीं, हम नहीं कर पाएंगे सर, हम तो छोटे हैं सर, हमसे ये कैसे होगा सर, आपने ये कैसे समझ लिया कि हम कर लेंगे ना। तुमको जो कहा जाता है करने के लिए, तुम वो करते हो, और तुम इसलिए अच्छा रिजल्ट लेके आते हो। जितना भी सिलेक्शन लास्ट टाइम अभी हमारा इस साल हुआ है, उसमें बहुत सारे बच्चे प्रयास के स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे बच्चे प्रयास के स्टूडेंट्स हैं। वो जब आके ये बताते हैं कि क्लास में आपने ये बोला था, ये डांटा था, ये समझाया था, ये हंसी मजाक हुआ था, तो अच्छा लगता है कि यार उन लोगों ने सारी बातें सुनी और उसको इंप्लीमेंट किया और आज एक अच्छे मुकाम पर। ठीक है ना? तो सर आज इतनी बात करेंगे, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। कोशिश करिएगा, लगे रहिएगा, है ना? शाबाश। ठीक है, तो कल की क्लास में मुलाकात करते हैं, है ना? तो काम करो, मेहनत करो और अच्छा स्टार्ट करो। और साथ ही साथ जो आज हमने शुरू में कुछ स्लाइड्स नहीं की हैं, कल की जो क्लास होगी उसकी स्टार्टिंग में मैं 15-20 मिनट के अंदर सारी वो स्लाइड दोबारा करवा दूंगा। तो तुम लोड ही मत लो। मैं एक टेस्ट है मेरा, मैं तुम्हें एक टेस्ट दे रहा था। अगर ये पीडीएफ तुम्हें मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्शन वगैरह में कहीं ना कहीं ये पीडीएफ मिलेगी, तो ये जो पीडीएफ होगी इसमें से अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल की क्लास में बैच के अंदर ये पीडीएफ मिल जाएगी। जो बच्चे भी बैच ज्वाइन कर लेंगे उनको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से भी वो डिस्कस कर सकते हैं। मैं कल की क्लास में वो पीडीएफ एक बार जल्दी जल्दी कि भाई मैटर ये होता है, नॉन मैटर ये होता है, फटाफट खत्म, तो आपको वो पूरा बेसिक से भी वो सारी बातें कर क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? तो चलिए आज इतनी बात करेंगे, फिर मुलाकात करते हैं। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, खूब कोशिश करिए। एक टेलीग्राम ग्रुप होगा जो कि इसी पीडीएफ के अंदर मैं डाल दूंगा, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? तो बच्चे जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है फैजल रजाक के नाम से, वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर भी हम अपडेट समय से समय देते रहेंगे। दूसरा, पीडब्ल्यू के जो मॉड्यूल्स हैं वो भी परचेज करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उससे भी सवाल किए जाएंगे, उससे भी सवाल दिए जाएंगे, आप उससे भी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? तो चलिए आज इतनी बात करते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।